देखो तो अभी तक 4 क्लास हम खत्म कर चुके हैं। आज 5th क्लास है और अगर मोस्ट प्रोबेबली कल 6th क्लास लास्ट रहेगा एनवायरनमेंट का, जिसमें एनवायरनमेंट पूरा होलिस्टिकली पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कल एक देखे थे हम लोग क्रिटिकल क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। टाइगर हैबिटेट बताओ मेरे को ये कौन सा एक्ट से पावर लेता है? ये ऑप्शंस नहीं दूंगा, मतलब रिकॉल करो तुम खुद से, कौन से एक्ट से ये पावर लेता है ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, कल बताया था। और एक है क्रिटिकल सॉरी क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये परसों बताया था। ठीक है, ये दोनों कौन से एक्ट से पावर ले रहा है और ये कौन सा एक्ट से पावर ले रहा है, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूज में है, इंपॉर्टेंट है, बताओ। देखो ये कल पढ़े थे। ठीक है, टाइगर रिजर्व जब बता रहा था प्रोजेक्ट टाइगर, वहां पे बताया था तो डब्ल्यूपी एक्ट से पावर ले रहा है। ठीक है, 1972 मैंने 2006 में अमेंड किया गया था, तब इसको पावर दिया गया था क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को, डब्ल्यूपीए को अमेंड करके। और ये वाला जो था, जब परसों हम लोग एफआरए पढ़ रहे थे ना, एफआरए 2006 फॉरेस्ट राइट एक्ट, तो वहां पे मैं बताया था कि एक ऐसा मैंने नेशनल पार्क में भी इनको राइट्स देने का बात चला है। ठीक है, जहां पे क्रिटिकल अगर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है वो, तो उसमें ग्राम सभा का परमिशन लेके ये करेंगे, अलाउ करेंगे। ठीक है, तो ये करंट अफेयर में था, मैं कहीं देखा हूँ आज या कल, याद नहीं आ रहा, दिखाते हूँ, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है ये। चलो मिलेगा तो वो, मैं अभी टाइम नहीं हो पा रहा है जो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ करंट अफेयर का। पहले स्टैटिक देख लेते हैं एक बार ओवरऑल, उसके बाद फिर करंट अफेयर और अच्छे से समझ आएगा। समझना क्या हो तो करंट अफेयर तो वैसे ही रहता है, हेडलाइन रहता है, बाकी तो स्टैटिक ही लिखे रहता है वहां पे। तो आज एक्वाटिक सिस्टम देखेंगे, जितना भी एक्वाटिक के ऊपर एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी है वो देखेंगे। कि जो कुछ पूछना है तो पूछो, तो स्टार्ट कर देते हैं। अभी ज्यादा कुछ नया चीज नहीं पढ़ना है, जो तुम 1 महीना पहले डिसाइड करके रखे थे कि हाँ मेरा इतना होना है, इतना करना है, इतना में मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरा वीकनेस है, तो अब उस पर जो एटलीस्ट कोई भी नया चीज ट्राई करना जिसको एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज कर सको। ठीक है, अगर तुम नया चीज कोई ले रहे हो जिसको सिर्फ एक ही बार पढ़ पा रहे हो पूरा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम हॉल में, उसको ये नहीं कर पाओगे, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है, एक्वाटिक सिस्टम देखते हैं। क्लासिफाइड सॉल्ट कंटेंट के हिसाब से अगर क्लासिफाई किया जाए तो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, मराइन वाटर, तो इसका भी अपना जो होता है वो यूनिट में 5 पीपीटी से कम रहेगा वाटर। ये यूनिट है जो वाटर मैंने कितना डिजोल्व है इसके अंदर ये सॉल्ट, उस हिसाब से फ्रेश वाटर। फिर ब्रैकिश वाटर तो 5 पीपीटी से 35 पीपीटी तो ब्रैकिश वाटर। अब ब्रैकिश वाटर जो होता है कि जहाँ पे मिक्सचर होता है, जैसे रिवर आ रहा है और ओशियन के साथ भी कनेक्टेड है, तो ये वाला एरिया जो होगा थोड़ा सा ओशियन, थोड़ा सा ये रिवर, तो मोस्टली चांस होता है कि यहाँ पे ब्रैकिश ही वाटर होगा। फॉर एग्जाम्पल चिलिका, चिलिका जो है वो ब्रैकिश वाटर को ट्रीट किया जाता है, चिलिका को ब्रैकिश वाटर, क्योंकि वो ओशियन का माउथ पे है और रिवर और एज मैंने ये लेक भी है। ठीक है, तो मराइन वाटर 35 पीपीटी से अबव रहेगा, उसको मराइन वाटर बोलेंगे। तो एक्वाटिक सिस्टम समझने के लिए तो इस कैटेगराइजेशन को समझना पड़ेगा कि ये फ्रेश वाटर से डील करता है, ब्रैकिश वाटर से, फिर मराइन वाटर से। अब एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे होते हैं? न्यूस्टोन जो अनअटैच्ड होते हैं, जो मैंने जैसे वाटर में है, फ्लोट कर रहे हैं ये, तो नीचे नीचे इनका ये नहीं है, रूट नहीं लगा हुआ है कहीं पे, ये बस ऊपर में फ्लोट कर रहे हैं और यहीं से पानी खींच ले रहे हैं अपना। ठीक है, यहीं से मैंने उसका, इनका रूट जो है अटैच नहीं है, अनअटैच्ड, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग टाइप में न्यूस्टोन बोलते हैं इसको, न्यूस्टोन। फिर पेरीफाइटन। अब देखो ये थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, नाम डिफिकल्ट है, तो मैं ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज वगैरह में तो, सॉरी, टेस्ट सीरीज वगैरह में तो ऐसा क्वेश्चन में मैंने ऐसा बनाया हुआ देखा हूँ, लेकिन मोस्टली ऐसा एग्जाम में, अब वनडे एग्जाम में भी पूछ लेगा, पता नहीं, बायोलॉजी वाला कीवर्ड सब है ये। ठीक है, एनवायरमेंटल से तो थोड़ा मुझे कम लग रहा है, लेकिन बायोलॉजी वाला कीवर्ड ज्यादा लगता है, जो जूलॉजी टाइप, बोटानी बोटानी टाइप में, जो बोटानी का पेपर होता है उसमें ऐसा कीवर्ड वगैरह देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी एक आइडिया रखे रहो कि अगर ऐसा कुछ न्यूस्टोन टाइप में देख लिया कुछ, तो याद रखना कि कुछ फ्लोटिंग टाइप था, जो वाटर में फ्लोट करके अपना खड़ा कर रहा था,
और पेरीफाइटन जो था वो अपने आप को मैंने रूटेड था वाटर का, ये में वाटर है तो उसका नीचे में रूटेड है वो और अटैच्ड है रूट। प्लैंकटन, प्लैंकटन होता है एक फाइटो, होता है जू। तो फाइटो में एल्गे और जू में जो क्रुस्टेशियन प्रोटोजोअन्स। तो क्रुस्टेशियन कौन है? हार्ड स्केलेटन, जिनका स्केलेटन हार्ड होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रैब, झींगा, चिंगुड़ी, इसी को। तो ये इस टाइप के ये ऐसे यूपीएससी यहाँ से पूछता है, यूपीएससी ऑप्शन में दे देगा क्रुस्टेशियन, और उसमें ऐसा 2-4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सा एनिमल इस कैटेगरी में आता है, क्रुस्टेशियन कैटेगरी में आता है। तो याद रखना है कि जिसका भी हार्ड स्केलेटन होता होगा वो क्रैब, श्रिम्प, इस टाइप का एनिमल वो क्रुस्टेशियन में काउंट होता है। ठीक है, तो प्लैंकटन, जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन जो मैंने अपना ग्रीन फोटोसिंथेसिस करके खाना वाना बनाता होगा, और ये डिपेंडेंट होगा जू प्लैंकटन किसी और पे। ठीक, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का हम लोग क्या देखे कि कैटेगराइज किए पहले ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट कंटेंट, 1 2 3। उसका फिर ऑर्गेनिज्म देखे, न्यूस्टोन एक था जो अटैच नहीं कर पा रहा था अपने को, जमीन पर टच नहीं था लेकिन फ्लोट कर रहा था। दूसरा था जो अटैच करके अपना खाना गुजारा कर रहा था। और तीसरा जो है एक और कैटेगरी है जिसको जहाँ पे मैंने फोटोसिंथेसिस वगैरह कर रहा है जो खुद से, और एक है जो दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्टॉन। नेक्टॉन किसको बोल रहे हैं? यहाँ न्यूस्टोन था जो फ्लोटर था, स्विम कर रहा था, वो भी अटैच नहीं था। नेक्टॉन को स्विमर बोला जाता है। ये बड़ा होता है और क्या होता है, इसके पास पावर होता है कि वो मैंने करंट के अगेंस्ट, वाटर करंट के अगेंस्ट ये तैर के जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वेल। ठीक है, तो कहीं पे वेल या फिर डॉल्फिन वगैरह ये सब को मेंशन नहीं करके, ठीक है, शार्क वगैरह को मेंशन नहीं करके नेक्टॉन भी लिख देगा। तो नेक्टॉन से दिमाग में रिकॉल करना कि कोई लार्ज एनिमल है जो बहुत अच्छा स्विमर है। ठीक है, कॉन्टिनेंट स्विम कर जाएगा, ऐसा स्विमर है कोई, नेक्टॉन। न्यूस्टोन क्या था? ऑर्गेनिज्म जो अनअटैच्ड है, फ्लोटिंग है। ये मैंने बेसिकली पेड़ का ही बात कर रहा है। एनिमल जो होगा वो तो पेड़ जब वाटर में तो अटैच होगा नहीं, लैंड पे वाटर के डेप्थ में। ठीक है, तो ये पेड़ का ही बात कर रहा है कि ये वो पेड़ है या पौधा जो अनअटैच्ड है। बेंथोस, बेंथोस का देखो, बेंथोस बिनीथ, बिनीथ का मतलब तो पता ही है कि डेप्थ होता है। ठीक है, तो बेंथोस बॉटम, बेंथिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन बॉटम ऑफ द वाटर मास। तो जो बेंथोस होते हैं, बेंथोस जो होते हैं वो बॉटम में पाए जाते हैं। ये एनिमल, ये सॉरी प्लांट या फिर जो भी एनिमल नीचे में पाए जाएंगे उनको उनको बोलते हैं बेंथोस। अब जो फैक्टर प्ले कर रहा है एक्वाटिक एनिमल को वहां पे सरवाइव करने के लिए, फोटोइक जोन, वो एरिया पे लाइट पेनिट्रेट कर पा रहा है। ये फोटोइक जोन जहाँ पे नेग्लिजिबल है लाइट। ठीक है, मैंने एक स्टार्टिंग का सरफेस वाटर हुआ तो कुछ दूर तक यहाँ पे लाइट पेनिट्रेट कर पा रहा है, तो ये फोटोइक हो गया, ये फोटोइक हो गया ये। ठीक, अब ए फोटोइक जोन स्नो कवर कट ऑफ लाइट। अब स्नो जैसे मान लो इसी वाटर सरफेस पे अगर एक स्नो का मैंने शीट आगे यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या करेगा ऑटोमेटिकली फोटोइक जोन मैंने यहाँ पे लाइट एंटर नहीं कर पाएगा ज्यादा अंदर तक, ज्यादा डेप्थ तक। तो क्या करता है कि कट ऑफ कर देता है लाइट को। इससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है। और फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है, कुछ जो प्लैंकटन है, कुछ जो प्लैंकटन है वो तो फिश उसको फीड कर रहा है ना। ठीक है, तो इसीलिए जब सर आर्टिक या हाँ हाँ सॉरी टू इंटरप्ट सर, एक डाउट था सर। हाँ हाँ बोलो। सर जैसे ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एक्ट है, जैसे हम हंटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, जंगल के चीजों को हाँ अत्यधिक हाँ नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वैसे हाँ हाँ वैसे सिस्टम ना हो या अत्यधिक फिशिंग ना हो सके, इसके लिए सर कौन सा एक्ट है या किसके अंडर ये कवर होता है सर? देखो वो डब्ल्यूपी एक्ट में ना, डब्ल्यूपी एक्ट में एनिमल के बारे में बात किया, शेड्यूल बांटा हुआ है। ठीक है, शेड्यूल 1 2 3 4। तो जिस भी एनिमल, जैसे मान लो कि डॉल्फिन, ये हो गया गैंगेस डॉल्फिन हो गया। ठीक है, गैंगेस डॉल्फिन, तो गैंगेस डॉल्फिन को स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो जिस एनिमल को प्रोटेक्शन देना है ना, तो डब्ल्यूपीएम एक्ट में है वो। ठीक है, जैसे गैंगेस डॉल्फिन को शेड्यूल 1 प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो डब्ल्यूपीएम ही एक्ट में है वो, समझ गए? यस सर। तो जैसे तुम डब्ल्यूपी एक्ट में क्या क्या देखे, नेशनल पार्क था, कम्युनिटी रिजर्व था, ठीक है, और ये था तुम्हारा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी था, और एक था ये रिजर्व फॉरेस्ट, कम्युनिटी रिजर्व था, और एक रिजर्व फॉरेस्ट था शायद, आरएफ करके। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी जो स्पेशली मैंने डब्ल्यूपी एक बात कर रहा है। और डब्ल्यूपी किसका बात कर रहा है? शेड्यूल का बात कर रहा है। ठीक है, शेड्यूल 1 में कैसा रहेगा, शेड्यूल 2 में कौन किस टाइप के एनिमल रहेंगे। तो उसमें एनिमल में ऐसा थोड़ी लिखा है कि सिर्फ फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल, एक्वेटिक भी हो सकते हैं। तो मगर वगैरह, मगरमच्छ को, ठीक है, क्रोकोडाइल वगैरह, उनको भी प्रोटेक्शन है शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में मिला के। तो एनिमल को प्रोटेक्शन मिल रहा है, डब्ल्यूपीए एक्ट मिल रहा है ओवरऑली। जो 1972 एक्ट है डब्ल्यूपीए, ये बहुत अम्ब्रेला इसकी अम्ब्रेला है, किसके लिए? एनिमल्स के लिए। ठीक है, वाइल्ड लाइफ के लिए एनिमल, इसमें प्लांट भी इंक्लूडेड है। शेड्यूल 4 जो था हमारा, शेड्यूल 3 जो कल बता रहा था, शेड्यूल 3 लेजिस्लेशन जिस दिन पढ़ा रहा था, तो वहां पे प्लांट स्पेसीज को भी प्रोटेक्शन का बात था। ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ जो भी है उसको डब्ल्यूपीए देखता है, अम्ब्रेला टाइप है ये। ठीक है, और कुछ पूछना है पूछो।
तुम्हारा डाउट मैंने क्वेश्चन यही था ना कि कोई ऐसा एक्विटी के लिए कोई ऐसा एक्ट है क्या जो प्रोटेक्ट कर रहा होगा? तो मराइन प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है। ये कोई किसी एक्ट से पावर नहीं दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या जो स्टेट गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करता है, तो अभी देख लेंगे कोई कौन करता है। नीचे में है मराइन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में, ठीक है। मराइन प्रोटेक्टेड एरिया हम लोग बनाते हैं ताकि एक्वेटिक एनिमल को भी हम लोग, मराइन एनिमल को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। जैसे नेशनल पार्क है तो वो मैंने फॉरेस्ट वगैरह को ये कर रहा है, उससे मराइन प्रोटेक्टेड एरिया भी है। और कल परसों एक दिन सबसे पहला क्लास हम लोग देखे थे, सेकंड क्लास में, कि हाई सी ट्रीटी साइन हुआ है। हाई सी ट्रीटी किस लिए साइन हुआ था? उसका मेन मकसद जो था कि इंटरनेशनल वाटर में भी मराइन प्रोटेक्टेड एरिया जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके, उसको हम लोग क्रिएट करें। नॉर्मली क्या है ना कि स्टेट माने कंट्री लेवल पे हर एक कंट्री का अपना अपना एमपीए है, मराइन प्रोटेक्टेड एरिया है, लेकिन इंटरनेशनल वाटर जहाँ पे कोई किसी का है नहीं सॉवरेनिटी, वहां पे कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो उसके लिए हम लोग हाई सी ट्रीटी साइन किए हैं, और इंडिया इसी साल रेटिफाई भी किया है और साइन भी किया है। इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट है हाई सी ट्रीटी क्या है, ठीक है। और वो यूएन क्लॉज का ही मैंने एक्स्ट्रा यूएन क्लॉज का 3 ट्रीटी है, उसी में से तीसरा जो ट्रीटी था वो हाई सी ट्रीटी था। यूएन क्लॉज का जो देखता है लॉ सी में मैंने कैसे लॉ ट्रीट होगा उसको देखता है यूएन क्लॉज, ठीक है। तो उसी का हाई सी ट्रीटी था जो प्रोटेक्ट करता है मराइन प्रोटेक्टेड एरियाज। क्रिएशन का बात कर रहा है कि लिस्ट मराइन प्रोटेक्टेड एरिया। एक बार देख लेना, पहला दूसरा वीडियो देखना, तुमको वहां पे आइडिया लगेगा कि हाई सी ट्रीटी भी प्रोटेक्ट कर रहा है, और इन जनरल डब्ल्यूपीए भी एक्ट कर रहा है इंडिया में प्रोटेक्ट एक्वेटिक एनिमल को, और एमपीए भी है जो प्रोटेक्ट माने गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देता है, तो मराइन प्रोटेक्टेड एरिया को भी उसको अच्छे से रखा जाता है, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, फोटोइक जोन, लाइट जहां लाइट पेनिट्रेट कर पा रहा है, जहां पे लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। प्रोफुंडल जोन भी कहीं पे लिख देगा, ठीक है ना। एग्जाम में मैंने ऐसा भरोसा मत करना है कि तुमको इजी ही वर्ड देगा, ऐसा प्रोफुंडल लिख देगा तो समझ जाना कि प्रोफुंडल मतलब एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हो ना, तो वहां पे मैंने इसे कीवर्ड यूज होता है प्रोफुंडल, ठीक है। मैंने डेप्थ, मैंने किसी का विजडम बताना हुआ तो प्रोफुंडल विजडम लिख देगा वो लोग, ठीक है। एडिटोरियल वगैरह में, न्यूज़पेपर में, तो प्रोफुंडल मतलब डेप्थ ही होता है ये, कि जहां पे लाइट नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो ये विंटर कीवर्ड समझ आ गया कि हो क्या रहा है कि जब ठंड बढ़ रहा है ना, तो लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, तो जो प्लैंक्टन थे, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन थे, वो लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए, तो इनको ऑक्सीजन नहीं मिला वाटर में फिश को, ठीक है, और इनका खाना भी नहीं मिला, तो क्या करेंगे, फिश वगैरह मरना शुरू कर देंगे, तो इसको हम लोग विंटर कील बोलते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट देखना, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। गर्म पानी जो वार्म वाटर होता है, वो क्या करता है कि डिकम्पोजर को एक्टिवेट कर देता है, जितने भी डिकम्पोजर रहेंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जैसे एक्टिवेट हुए तो क्या करेंगे ये कि ऑक्सीजन को कंज्यूम करने लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन का डिमांड, ऑक्सीजन जो होगा डिक्रीज होने लगेगा वाटर में, ठीक। और क्या, वार्म वाटर ऑक्सीजन लेस सॉल्युबल। और एक और ये फैक्टर याद रखना कि जो वार्म वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी कम रहता है, वार्म वाटर में ऑक्सीजन कम रहता है, तो उससे भी क्या होता है कि, तो इसलिए जब भी क्लाइमेट चेंज का बात हो रहा है ना, तो क्लाइमेट चेंज का बात ये वाला वार्म वाटर, सरफेस वाटर हो या फिर जो भी वाटर हो, गर्म तो हो रहा है ना, पानी तो गर्म होगा ना किसी भी कंडीशन में। तो यही कारण है कि जो मराइन जो लाइफ है वाटर, मैंने लाइफ अंडर वाटर जो है वो डेंजर में है, इसीलिए कि ऑक्सीजन का लेवल कम जाएगा उसमें, और जो मराइन वाटर है, जो या फिर जो भी एक्वेटिक एनिमल है, उनको दिक्कत होने वाला है फ्यूचर में ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्योंकि जैसे वाटर, सरफेस वाटर गर्म होगा, या फिर जो डेप्थ वाला वाटर भी अगर गर्म होगा नॉर्मली केस में, अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस भी कम रहा है ना, बढ़ रहा है ना, तो उससे बहुत ज्यादा फैक्टर, बहुत बड़ा मैंने ये चेंज होने वाला है, ठीक है। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि 0.5 डिग्री सेल्सियस कितना ही होगा, लेकिन मराइन ऑर्गेनिज्म बहुत सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर चेंज को लेके, ठीक है। स्पेशली कोरल वगैरह होगा, ये कोरल वगैरह को अगर जैसे मान लो 29 डिग्री सेल्सियस है वाटर का ये, ठीक है, और 0.5 भी चेंज हुआ ना तो पूरा कोरल ही खत्म हो जाएगा। ऐसा भी हम लोग का सेंसिटिविटी रहता है टेम्परेचर को लेके, या फिर जो वाटर में जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं एक्वेटिक एनिमल अपना एनवायरमेंट को लेके, ठीक। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंडीशन याद रखना कि अगर गर्म पानी है मतलब उसमें जो डिकम्पोजर है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ऐसे भी याद रख लेना कि जो तुम विंटर वाले, जो कोल्ड वाले एरिया है, अगर कोई डेड बॉडी गिरा हुआ है तो स्मेल नहीं करता है वो, ठीक है, क्योंकि वहां पे डिकम्पोजर जो रहते हैं वो इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है, इनएक्टिव रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव रहते हैं जहाँ पे कोल्ड रहता है। या फिर तुम्हारा डीप फ्रीजर में भी, जो तुम्हारा फ्रीजर में भी तुम सामान रखते हो, क्यों रखते हो, क्योंकि वहां पे जो डिकम्पोजर है वो इनएक्टिव है, लेकिन जैसे उनको थोड़ा सा मैंने एनवायरमेंट मिलता है, थोड़ा सा गर्म एनवायरमेंट मिलता है, वहां पे लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब एक्टिवेट हो गए तो लोग का जो ऑक्सीजन बॉडी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन उन लोग का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा कि वाटर में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, तो शॉर्टेज हो जाएगा ऑक्सीजन का, ठीक है, अल्टीमेटली। तो बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनको दिक्कत होने लगेगा।
तो ये है डिजॉल्व ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट, याद रखना दिमाग में कि जब भी ऐसा कुछ पूछता है कि पानी में ऐसे हुआ तो क्या होगा, ये चीज ये डायग्राम को याद रखना। अब आते हैं वेटलैंड। वेटलैंड अभी इंडिया में मैंने ऐसे रामसर साइड तो ऐसे ही आते रहता है, रामसर साइड बहुत सारा दुनिया भर का पहले था, आज से दो साल पहले तक था कि मैंने 40-50 के आसपास था, और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट वाले थे। अब है कि एक बार में 15-15 गवर्नमेंट उसको ये करता है, नोटिफाई कर रहा है कि ये भी रामसर साइट है, ये भी रामसर साइट है, ठीक है। तो 85 के अराउंड हो गया है अभी, इस साल भी 10 ऐड किए हैं, उससे पहले पिछले साल भी 10 ऐड हुए थे, और मोस्टली अभी तमिलनाडु में 3 साल पहले तक एक भी नहीं था, अभी 20 या 25 के अराउंड हो गया तमिलनाडु में। सिर्फ वहां पे जितने भी वाटर लेक थे, वाटर बॉडी से सबको रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो वेटलैंड है क्या? वेटलैंड ये कीवर्ड देखना, ठीक है, फेन, पेटलैंड, मार्स, ये सब कीवर्ड यूपीएससी पर ये कीवर्ड डाला था ऑप्शंस में, ठीक है। मैंने एक ऑप्शन में 2024 का यूपीएससी में पेटलैंड बोला था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेटलैंड कौन सा है। अब पेटलैंड का मतलब नहीं पता रहेगा तो कैसे उस क्वेश्चन करते कि पेटलैंड कह क्या रहा है। तो इसलिए कीवर्ड पता होना चाहिए कि वेटलैंड काइंड ऑफ की जहाँ पे थोड़ा मार्सी हो, वाटर हो और मडी टाइप में हो, ठीक है। फेन ये भी इसी को डिनोट कर रहा है, पेटलैंड ये भी इसी को डिनोट कर रहा है, इसी टाइप का एनवायरनमेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ मार्स, फेन, पेटलैंड, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ नेचुरल ही होना चाहिए, आर्टिफिशियल भी है को वेटलैंड बोलेंगे। या तो परमानेंट हो या तो टेम्परेरी हो, कि मैंने ऐसा हो कि मैंने गवर्नमेंट के हिसाब से अगर 7 दिन तक भी कोई जगह पे पानी जमा हुआ है ना, 7 डेज तक भी, तो उसको हम लोग वेटलैंड का कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कहीं पे 7 डेज या 10 डेज तक भी पानी रह गया तो उसको वेटलैंड मान लेते हैं हम लोग, मैंने गवर्नमेंट का ऐसा ये है नियम है। तो वो कह रहा है कि या तो वेटलैंड परमानेंट होना चाहिए या तो टेम्परेरी, उसको हम लोग वेटलैंड ही बोलेंगे, ठीक। स्टैटिक है या फिर फ्लोइंग है तो भी वो वेटलैंड ही कैटेगरी में आएगा। फ्रेश है, ब्रैकिश है, सल्टी है, भी वेटलैंड का कैटेगरी में डाला जा सकता है। इंक्लूडिंग एरिया ऑफ मराइन वाटर, मराइन वाटर भी है वहां पे तो भी उसको हम लोग वेटलैंड कंसिडर कर सकते हैं। डेप्थ एट विच लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर, ये फैक्टर याद रखना, ये डिफरेंट क्या करता है, इसको लेक से अलग करता है ये, कि जो जहाँ पे जो लो टाइड है वो 6 मीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। मराइन वाला जो डेफिनेशन है मराइन के लिए, वो एरिया को हम लोग वेटलैंड कंसीडर करेंगे जहाँ पे वो 6 मीटर से ज्यादा लो टाइड उसका हाइट जंप ना करे, माने उठे नहीं 6 मीटर से ज्यादा, तब जाके मराइन वाले एरिया को भी हम लोग वेटलैंड काउंट करेंगे। तो ये डेफिनेशन है वेटलैंड का, बहुत बेसिक डेफिनेशन है। फेन वगैरह का मतलब तुमको कहीं से पता नहीं चलेगा, ये कीवर्ड ध्यान रखना कि फेन का मतलब भी वेटलैंड जैसा कोई एनवायरमेंट है, वेटलैंड का मतलब भी वही एनवायरमेंट है, बस यहाँ से इतना ही ध्यान रखो। और अगर मराइन वाटर को अगर वेटलैंड कंसीडर करना है तो उसके लिए लो टाइड जो है वो 6 मीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन। अब फंक्शन तो पता है वेटलैंड क्या क्या करता है, लेकिन स्पेशल फंक्शन जो है फिल्ट्रेशन, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, ठीक है, फ्लड मिटिगेशन, और एक है कि ये मेटल टॉक्सिसिटी खत्म करता है, ठीक है। मेटल टॉक्सिसिटी मतलब कि जो भी मैंने अगर वाटर में पॉल्यूशन है ना तो उसको ये करता है, फिल्टर करेगा, ठीक है ना, वही फिल्ट्रेशन वाला ही बात हो रहा है, फिल्ट्रेशन होता है। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में पूछा, ठीक है। एक ऑप्शन दे दिया, बोला कि इसमें से मैंने वेटलैंड का कौन सा फीचर्स है जो मैंने ये करता है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन में रखा था कि जो हैवी मेटल को ये करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक। तो पूछा है, तो इसलिए देखो फंक्शंस बहुत भी हो सकते हैं, ठीक है। तुम बेसिक जो मैं यहाँ पे बहुत बाकी जो आएगा तो तुम कॉमन सेंस से लगा लोगे कि हाँ होता होगा, ये चीज करता होगा। फिल्ट्रेशन पे ध्यान देना कि वो फिल्टर करता है, वेटलैंड क्या करता है कि जो हैवी मेटल्स वगैरह है, जो पोल्यूटेंट है, उसको न्यूट्रलाइज भी करता है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हेल्प करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने में, ठीक है। तो ये चीज फिल्ट्रेशन करता है, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करता है, और फ्लड मिटिगेशन में भी हेल्प करता है। इसका खत्म होने का कारण क्या है, डिप्लेशन का कारण क्या है, ओवरग्रेजिंग, रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम बेड, ठीक है। मैंने जो रिवर के साइड में जो सैंड वगैरह है, अगर उसको हम लोग मान लो कि गवर्नमेंट ऐसे तो माइनिंग के ये में अलाउ नहीं करता है, मैंने माइनिंग कैटेगरी में सैंड को डाल दिया है, माइनर मिनरल्स में सैंड को रखे हुए हैं, ठीक है। तो जो अगर कोई रिवर बेड से सैंड कोई चुराता भी है तो उसके ऊपर मैंने फाइन पेनल्टी बहुत हैवी लगता है, ठीक है। उड़ीसा में अराउंड 30,000 के अराउंड में पेनल्टी है, उड़ीसा में अगर कोई सैंड रिवर के साइड से सैंड कोई उड़ा रहा है तो, ठीक। तो ये भी करने से क्या होता है कि वेटलैंड डिप्लेट करता है, ठीक है। तो ये फैक्टर है, जो दो फैक्टर तुम एग्जाम हॉल में अगर आता है तो तुम सोचने लग जाओगे, बैठ के टाइम वेस्ट करोगे। याद रखना कि वेटलैंड का जो डिप्लेशन का कारण ओवर ग्रेजिंग भी है और रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम बेड भी है। ये दोनों ये बुक्स में और भी होंगे, ठीक है, वहां पे कि वहां पे अगर कंस्ट्रक्शन वाला फिलिंग कर दे रहा है तो होता होगा, तो हाँ ऑब्वियसली तुम्हारा कॉमन सेंस काम करेगा, लेकिन इस केस में तुम्हारा उनको दिमाग वहां पे नहीं रिकॉल कर पाएगा कि ओवर ग्रेजिंग कैसे वहां पे वेटलैंड को ये कर रहा है, ठीक है, रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम बेड कैसे कर रहा है, लेकिन ये होता है, ठीक। अब आते हैं वेटलैंड का कैटेगरीज, इनलैंड वेटलैंड, कोस्टल वेटलैंड।
इनलैंड में नेचुरल कुछ हो गया, मैनमेड कुछ हो गया, वैसे कोस्टलैंड में नेचुरल हो गया, मैनमेड कुछ हो गया, ठीक है। सॉरी। तो इनलैंड वाले जो मैंने कॉन्टिनेंट मैंने लैंड के अंदर में है और वहां पे लेक बन गए ऑक्सबो, ठीक है। ऑक्सबो वाटर लॉग, सीजनल, स्वैम्प मार्स, इस कैटेगरी इतना मैंने यहाँ पे तो बहुत बेसिक्स हो गया, ये इसमें से कुछ ज्यादा ऐसा खास जानने नहीं है। ये वाला जो है कोस्टल वेटलैंड है, ठीक है, उसमें कीवर्ड है छोटा छोटा, जैसे लेगून हो गया, एस्चुअरीज हो गया, तो ये तुमको एग्जाम में पता होना चाहिए कि है क्या ये, ठीक है। तो लेगून, लेगून कोस्टल लेक कनेक्शन विद सी ओपनिंग, ये चिलिका क्या है अपना, कोस्टल लेक के साथ कनेक्शन है और सी ओपनिंग वाला जो सीन है उसका भी, ठीक है। तो चिलिका को भी लेगून की तरह से ट्रीट किया जाता है। एस्चुअरीज वेयर रिवर मीट सी, जहाँ पे कोई नदी आके ओशियन से मिल रहा है, ठीक है, तो वो एरिया को भी हम लोग, जैसे महानदी मिल रहा है अपना बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, तो वो एस्चुअरीज हो गया, ठीक। इंडियाज मेजर एस्चुअरीज ऑकर एट द ईस्ट कोस्ट, ये ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि जो मैंने सबसे जो एस्चुअरीज जो है मेजर एस्चुअरीज वगैरह है वो ईस्टर्न कोस्ट पे पाए जाते हैं अपना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गोदावरी का जो मिलता होगा या कृष्णा रिवर जो मिलता होगा या फिर जो अपना महानदी है, ठीक है, तो ये सारे कहाँ मिल रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में मिल रहे हैं ईस्टर्न कोस्ट पे। लेकिन वही कंपेयर टू वेस्टर्न ये पे क्या होता है, दो ही मैंने ज्यादा नदी भी नहीं जाते हैं वहां पे, यहाँ पे गोवा में एक है महादेवी करके है और उधर ऊपर तापी, नर्मदा, ये सब मिल रहे हैं ऊपर, ठीक है, ज्यादा नहीं मिलते। इसलिए ये फैक्ट याद रखना है कि इंडिया का जो मेजर एस्चुअरीज वो ईस्टर्न कोस्ट पे पाए जाते हैं। अब नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट का एक था, ठीक है, वो कंसिडर लेक एज स्टैंडिंग वाटर। अब वेटलैंड देखे, अब वो क्या कह रहा है कि अब लेक किसको कंसिडर करेंगे, कोई भी स्टैंडिंग वाटर बॉडीज विच है मिनिमम वाटर डेप्थ ऑफ 3 मीटर, मैंने कम से कम 3 मीटर का डेप्थ होना चाहिए उसमें, ठीक है। 3 मीटर से अगर ऊपर का है तो उसको वेटलैंड कंसिडर करेंगे वाटर का डेप्थ। 3 मीटर से ज्यादा अगर गहरा हो गया पानी तो उसको लेक का कैटेगरी में, कम से कम 3 मीटर का अगर गहरा है तो उसको हम लोग लेक का कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। बस इतना इतना ही ध्यान रखना है कि लेक हम लोग और वेटलैंड में डिफरेंस क्या कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं कैटेगरी में रख दिए हैं इनलैंड वाटर में, लेक को भी रखे हैं, ठीक है, लेक को भी रखे हैं। तो अगर मान लो ऐसे लेक है और मिनिमम उसका डेप्थ अगर 3 मीटर से ज्यादा, 3 मीटर मिनिमम होना चाहिए, 3 मीटर तो कम से कम गहरा होना चाहिए, तो उससे ज्यादा कुछ भी हो चलेगा। जैसे कि मान लो मैं बताया था एक बार कि रशिया में लेक बैकाल है, ठीक है, लेक बैकाल, उसका रिवर मैंने जितना उसका अंदर पानी है ना उतना कैस्पियन सी में पानी नहीं है, ठीक है। तो वैसे हो गया कि तुमको ध्यान रखना कि 3 मीटर मिनिमम उसका गहराई होना चाहिए, उससे नीचे ज्यादा कुछ भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 3 मीटर का गहराई होना चाहिए, तब उसको हम लोग लेक कंसिडर करेंगे। अब ये टेबल है, ठीक है, इसको कैसे देखना है तुम एक बार, मैं तो चलो लेक और इसमें दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो बताया हुआ है। और एग्जाम हम लोग दे सकता है ऑप्शंस में, लेक का एक ऑप्शन दे देगा, एक वेटलैंड का ऑप्शन दे देगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ऑप्शन ए 1 2 1 2 नन ऑफ द अबव, ठीक। ध्यान रखना ओरिजिन बहुत तरीके से कहीं से भी आ सकता है, वेटलैंड का भी मैंने ऐसा मैंने अगर मान लो कि लैंड खुद से जैसे बोला नेचुरली कोई जियोमॉर्फिक प्रोसेस हुआ तो लैंड गड्ढा हो गया तो वहां पे पानी जमेगा ही, ठीक है, तो वेटलैंड कैसे भी बन सकता है। वाटर टर्नओवर ये परमानेंट टाइप रहता है लेक का, कि मैंने बहुत लंबे समय तक रहेगा, और इसका क्या होता है कि परमानेंट और टेम्परेरी दोनों है। डेफिनेशन में देखे थे ना कि लेक वेटलैंड वो भी हो सकता है जो परमानेंट भी हो, टेम्परेरी भी हो, ब्रैकिश भी हो, फिर फ्रेश वाटर भी हो या सलाइन भी हो। तो इसका कोई मैंने डेफिनेशन के टर्म में ये थोड़ा वाइडर है, ये थोड़ा स्पेसिफिक है, ठीक। वाटर लेवल रिलेटिवली स्मॉल, वाटर लेवल रिलेटिवली स्मॉल, रिलेटिवली लार्ज, वाटर लेवल चेंज, माने इसमें वाटर लेवल का चेंज ज्यादा नहीं होता है, इसमें चेंज होता है वाटर लेवल का चेंज, माने जो वेरिएशन होता है इसमें ज्यादा होते रहता है कि रहेगा आज है 7 दिन बाद नहीं है, 10 दिन बाद नहीं, इसमें वेरिएशन ज्यादा, इसका डेप्थ नहीं है ज्यादा, इसका गहराई ज्यादा है, इसका वाटर लेवल का जो कंपेयर जो एवरेज निकालेंगे चेंज रिलेटिवली स्मॉल है। वर्टिकल मिक्सिंग थर्मली रेगुलेटेड और ये विंड रेगुलेटेड, कि इतना कम पानी है तो इस हवा ही जो ठेल पाएगा। और इसका क्या है लेक का कि नॉर्मली जो ऊपर नीचे जो डेप्थ है तो डेप्थ तो टेम्परेचर चेंज होगा, यहाँ पे ऊपर सरफेस वाटर में हीट ये टारगेट किया तो यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा हाई, यहाँ पे कम रहेगा, तो इसलिए थर्मली रेगुलेटेड है, वर्टिकल मिक्सिंग जो होता है थर्मली रेगुलेटेड है, और यहाँ पे हवा से इसका काम हो जाता है। डोमिनेंट प्रोड्यूसर को है इसमें फाइटोप्लैंक्टन, यहाँ पे मैक्रोफाइट्स वो फाइट जो जैसे थोड़ा सा यहाँ पे ये देखो एक्वेटिक वेजिटेशन, तो छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं ना, छोटे मोटे पेड़, तो वो यहाँ पे पाए जाते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन भी वही है कि लेक के अंदर में भी पेड़ पौधे पाए जाएंगे,
ठीक है, पेड़ पौधे यहाँ भी पाए जाएंगे, इसमें भी पाए जाते हैं। मैक्रोफाइट्स स्पेशली वेजिटेशन टाइप में रहता है, लिटिल एक्वाटिक वेजिटेशन, जो छोटे मोटे जो पेड़ पौधे होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे मैक्रो मैक्रो कंसिडर कर रहे हैं। फूड चेन, ग्रेजिंग पाथवे आसपास में जो रहता है, एक सेकंड मुझे 30 सेकंड दो। सॉरी, न्यूट्रिएंट साइकिल इसका फूड चेन देखे कि ग्रेजिंग माने जो लेक के आसपास जो रहता है, इधर गाय वाय खाने आता है, इधर यहाँ पे इसके अंदर में डेट्रेटस पाथवे है, अंदर में वाटर के अंदर में जो डिकम्पोजर वगैरह जो रहते हैं अवेलेबल, उस पर डिपेंडेंट है ये, ठीक है। इसका न्यूट्रिएंट साइकिल माइक्रोबियल लूप्स लेस इंपॉर्टेंट, इसका जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो है डोमिनेंट है माइक्रोबियल की। जैसे ऐसे देख लो कि मैं बताया ना कि वेटलैंड वगैरह जो होते हैं बहुत हैवीली माने फिल्ट्रेशन बहुत इनका हैवी बहुत अच्छा रहता है इसमें, क्योंकि माइक्रोबियल का प्रेजेंस बहुत डोमिनेंट रहता है, माइक्रोब्स का डेप्थ कम है, और प्लस इस टाइप में समझ लो कि यहाँ पे लैंड और वाटर का दोनों का मिश्रण है बहुत आसानी से, तो जो एक्सचेंज होता है दोनों के बीच में वो वेटलैंड कॉम्पेयर में ज्यादा होता है अच्छे से कम्पेयर टू लेक का। लेक में डेप्थ है इसलिए वाटर का ज्यादा ये है, और यहाँ पे ज्यादा माइक्रोबियल्स का प्रेजेंस नहीं रहता है। प्रोडक्टिविटी यहाँ पे लो रहेगा, यहाँ पे हाई रहता है प्रोडक्टिविटी, बिकॉज की न्यूट्रिएंट्स वगैरह इसमें बहुत हाई रहते हैं, किसमें, वेटलैंड में न्यूट्रिएंट्स हाई रहते हैं। ट्रॉपिक स्टेटस ओलिगो मतलब कम, ओलिगो मतलब कम होता है, मोस्टली यूट्रोफिक, यहाँ पे बहुत ज्यादा रहता है क्या, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा रहता है बोल के यहाँ पे ट्रॉपिक स्टेटस जो बोला जा रहा है वो न्यूट्रिएंट्स की कंडीशन में ही बोला जा रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट डिजायरेबल बॉक्स, क्या है पता नहीं, ये बॉक्स क्या है मुझे भी नहीं पता। बायोडाइवर्सिटी जनरली लो, यहाँ ये सेम चीज प्रोडक्टिविटी का बात हो रहा है, सेम वही रिपीट कर रहा है। फंक्शनल फ्लड कंट्रोल लेस सिग्निफिकेंट। अब ये देखो मोस्टली जो रिवर के साइड में जो तुम देखते हो ना कि वाटर कट ऑफ होके एक्स्ट्रा रह जा रहा है कहीं पे, रिवर ऐसे चल रहा है अपना, उसके साइड वाइड में ये वाटर कट ऑफ होके यहाँ पे रह जा रहा है, तो ये जो भब्बर और खद्दर देखे हो ज्योग्राफी में जो पढ़े हुए कॉन्सेप्ट, कि एक जो यहाँ पे रिवर मैंने न्यू रिवर मैंने वहाँ पे न्यूली मैंने जो लैंड रिवर वहाँ पे अपना पाथ चेंज कर लिया है, और एक है कि ओल्ड है जहाँ पे पहले बहुत पहले जाता था लेकिन अब नहीं जाता है, तो वहाँ पे वेटलैंड क्या करता है, उस कंडीशन में अगर रिवर अपना पाथ चेंज भी किया तो वो फ्लड को रोकेगा। लेकिन ऐसा कंडीशन लेक के साथ नहीं है। लेक क्या है कि परमानेंट टाइप है, कहीं अपना लैंड के माने लैंड के बीच में, और वहां पे अपना डेप्थ है उसके पास, अपना पानी अपना वो स्टोर किए हुए है। लेकिन वेटलैंड क्या होता है कि नॉर्मली रिवर के साइड में भी यहाँ पे क्रिएशन हो सकता है, जैसे फ्लड आया तो ये वेटलैंड के पास कैपेसिटी होता है कि ये पानी इसको स्टोर कर ले, और जो शहर को मैंने ये करने में मैंने शहर को डुबाने में, शहर डूब ना जाए बोल के वेटलैंड भी थोड़ा ये रहता है यहाँ पे एक्टिव रहता है इस साइड में। अगर वेटलैंड यहाँ पे है, थोड़ा थोड़ा जगह है, गड्ढा है, तो अगर बाढ़ आया भी तो ये कुछ वाटर कैप्चर कर लेगा ये लोग, तो उस सेंस में कह रहा है कि थोड़ा सा कहा गया फ्लड कंट्रोल में सिग्निफिकेंटली कंट्रोल करता है, ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं है कंट्रोल करने में। ग्राउंड वाटर रिचार्ज नेग्लिजिबल, क्योंकि इसका परमानेंट होने का कारण है नीचे में इसका जो मटेरियल होगा वो रॉकी टाइप होगा, तो नीचे वाटर पर्कुलेट करना ही नहीं रहा है, लेकिन इसका जो है वो कहीं कहीं पे लो है, कहीं कहीं पे हाई है, इसका जो नीचे का ये होगा जो परमानेंट लेक वेटलैंड होगा वहां पे नीचे पर्कुलेट नहीं कर रहा होगा जो, और जो टेम्परेरी वेटलैंड होगा वो धीरे धीरे पर्कुलेट कर वाटर को रिचार्ज कर रहा होगा। तो बेसिकली ये देखो वेस्ट ट्रीटमेंट ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, अब ये भी ध्यान रखना कि इसका जो लेक का जो पानी होता है ना, मैंने कंपेयर टू वेटलैंड ज्यादा क्लीन होता है, ठीक है। जो भी शहर वगैरह में मैंने वाटर जो सप्लाई होता है मोस्टली लेक से सप्लाई किया जाता है वाटर शहर को, ठीक है। वेटलैंड से नहीं कर सकते क्योंकि ये ड्रिंकेबल भी नहीं है, और ये ज्यादा गंदा भी रहता है, ये न्यूट्रिएंट्स से मैंने इसके अंदर जो जितना भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहते हैं वो सब ज्यादा रहते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सब बेसिक्स डिफरेंस है। अगर वहां पे मैंने ऑप्शंस दे के बोला द फॉलोइंग करेक्ट, तो ये एक बार देख लेना, इसको यहाँ से एक बार देख लेना, तुमको आइडिया लग जाएगा। अब आते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल। कोई रूल आया था, ठीक है। अब वेटलैंड वाला जो हम लोग लेजिस्लेशन देख रहे थे क्लास 3 में,
सॉरी क्लास 2 में देखे थे लेजिस्लेशन वाला शायद, जो वीडियो नंबर 2 में देखे थे, तो वहां पे बताया था ईपी एक्ट में वेटलैंड का भी कुछ रूल है, फिर प्लास्टिक रूल था, फिर बहुत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल था, तो इसी के अंडर में एक वेटलैंड कंजर्वेशन रूल भी है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या बात हो रहा है कि एक वेटलैंड अथॉरिटी होना चाहिए जो देख चेक करते रहे, उसको कौन हेड करेगा, स्टेट का जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है वो, और क्या डिजिटल इन्वेंट्री होना चाहिए जहाँ पे पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ वेटलैंड है और उस वेटलैंड में ये चीज होता है और ऐसा उसका कैपेसिटी है, वो एक डिजिटल इन्वेंट्री बनाना चाहिए। और मैंडेटरीली बोला है ये कि मैंने कंपलसरीली हर एक जगह होना चाहिए। तो ये कौन बता रहा है, ये रूल बता रहा है, कौन सा 2017 का कोई रूल है। अब ये चीज मैं क्यों लिखा हूँ यहाँ पे, ये यूपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी रूल से भी पूछता है, बहुत बार पूछा है, मतलब लगभग 2018 से तो हर एक साल पूछ ही लिया है। कुछ मैंने अभी पिछले 1-2 साल से नहीं पूछ रहा है, लेकिन 2018 के आसपास से मैंने प्लास्टिक रूल, तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, तो वेटलैंड भी रूल पूछा था एक बार। ठीक है, तो पूछता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन है कि एक स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी बनाने के लिए कह रहा है। कौन ये रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट ये रूल बनाया है अंडर ईपीए एक्ट 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बोला कि एक अथॉरिटी बना लो, ठीक, उसको कौन हेड करेगा, स्टेट मिनिस्टर जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है वो हेड करेगा, और एक डिजिटल इन्वेंट्री बना लेगा वो। ठीक, वो क्या, इसका काम क्या रहेगा कि जो भी वेटलैंड के रिलेटेड जो भी डाटा है डिजिटली सब अपडेट करते रहेगा इसमें। और क्या, एक नेशनल वेटलैंड कमिटी रहेगा टू सी द वर्क ऑफ स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, मतलब इसको देखेगा। ठीक है, नेशनल वेटलैंड कमिटी जो है वो वेटलैंड अथॉरिटी को देखते रहेगा कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रामसर साइट, और क्या करेगा कि वो एडवाइस करते रहेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि किसको रामसर साइट डिक्लेयर करना है नहीं करना है। अब रामसर साइट क्या है, 1971 का वो ये है, कुछ कन्वेंशन था रामसर कन्वेंशन। ठीक है, तो उसमें लोग क्या बात किए कि कुछ ऐसा वेटलैंड को कंजर्व करना है जो बहुत इंटरनेशनल स्टेटस का हो। ठीक, तो क्या करेंगे उस आंसर ये में कि वो वेटलैंड को अच्छे से यूज करना है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना है उसको बचाने के लिए। ठीक है, और कुछ जो जो भी मैंने जो बचाएंगे, किसको बचाएंगे, तो लिस्ट होना चाहिए ना, तो एक लिस्ट बनाएंगे प्ले, ताकि उसको अच्छे से यूज कर सके और इंटरनेशनली उसमें कोऑपरेट करके हम लोग उस वेटलैंड को बचाया जा सके। ठीक, तो अब ये बोला था कि रूल वगैरह से पूछता है, देखो यूपीएससी 2019 में पूछा था ये। ठीक है, पूछता है यहाँ से। अब ये एग्जैक्टली उतना किसी को पता नहीं होगा, वो बहुत टफ चीज है ये, यहाँ पे इस तरह के रूल्स वगैरह से पूछने लग जाए तो। लेकिन अगर स्टैटिक का पार्ट है, तुमको अगर एक बार पूछ चुका है तो एकदम एश्योर रहना कि अगली बार वो फिर से पूछेगा ही पूछेगा। वो एक्सपेक्ट करता है कि तुम पीवाईक्यू एटलीस्ट सॉल्व करके जाओ एग्जाम हॉल में। तो ये देखे रामसर साइट अब शुरू हुआ, क्यों शुरू किया रामसर साइट, क्योंकि वेटलैंड जो कमिटी है वो गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा है रामसर साइट डिक्लेयर कराने में। ठीक, तो अब देखते हैं रामसर साइट में एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है जो 1919 में कैसे क्रिएट किया गया, रजिस्टर दोज रामसर साइट विच अर्जेंट अटेंशन, कि मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे रजिस्टर करेंगे जो बहुत ज्यादा नेसेसिटी है उसको प्रोटेक्ट करना। रामसर साइट तो डिक्लेयर कर दिए कि ये हमारे कंट्री में इतना रामसर साइट है, ये है वो है, उसमें से कुछ साइट में से कुछ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाएगा। उनका क्या है कि उनको अर्जेंट चाहिए, जरूरत मतलब उनको हेल्प बहुत अर्जेंट चाहिए। ठीक, पहला जो था इंडिया का चिलिका लेक रहा 1993 में। ठीक है, सिल्टेशन के कारण, मतलब कि वहां पे जो नदी का जो ये आ जा रहा है, सैंड वगैरह आ जा रहा है जो, तो सिल्टेशन से पूरा मैंने वेटलैंड जो है खत्म होते जा रहा था। तो जो क्या बोलते हैं, ड्रेजिंग बोलते हैं, कि सैंड मैंने उसको हटाना, वहां से पूरा सैंड मैंने सिल्टेशन जो है, सिल्ट भर गया वहां पे, उसको हटाने को, तो हटा हटा के उसको फिर जिंदा करना है उसको। तो जो माउथ उसका कवर हो जा रहा है, जो पानी उसको आना है वहां पे सिल्ट आ गया, ठीक है, सैंड वगैरह जम गया है, उसको हटा के रखेंगे तभी तो पानी आना जाना करते रहेगा वहां पे। तो उसके लिए चिलिका लेक डाला गया था 1993 में। उसको फिर से 2002 में वो गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट मिलके, और जो भी मैंने स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो हेल्प किया होगा मिलकर उसको बाहर निकाला गया 2002 में। तो अब ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में नहीं है, चिलिका लेक नहीं है। एट प्रेजेंट दो है, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का, और लोकतक लेक मणिपुर का। लोकतक लेक मणिपुर का, यहीं पे जो बोलते हैं ना फुमडीज, फ्लोटिंग ये क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग एक ग्रासलैंड है, यहाँ पे तैरते रहता है पानी में। ठीक है, इन इंडिया टोटल 85 रामसर साइट्स। इस साल तक तो 85 थे, अभी कुछ और ऐड हो गए तो पता नहीं, लेकिन जितना जब तक मैं ये पीडीएफ बनाया था तब तक 85 थे। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना कि ये अभी भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है किसके, रामसर साइट वाले जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है। और क्या होता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, जो अर्जेंट अटेंशन जिसको चाहिए, वो अभी तक है ये दोनों। लेकिन चिलिका बाहर निकल चुका है 2002 में ही, सबसे पहला था लेकिन बाहर निकल गया। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है, लोकतक लेक मणिपुर में है। यहाँ पे एक तो डांसिंग डियर करके कुछ रहता है, उसका एनिमल का नाम क्या है तुमको पता है तो बताना, जो इसकी स्टेट एनिमल है मणिपुर का वो। ये वो पूछ चुका है, ये ओपीएससी ही पूछा था ये। विच आर द फॉलोइंग इन इंडिया इज एनलिस्टेड इन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड।
ठीक है, चिलिका भी दे दिया है, लेकिन चिलिका था, हट चुका है। यहाँ पे केलाजी नेशनल पार्क होगा। अब उड़ीसा का 6 रामसर साइट, 6 का 6 याद रखो। बिल्कुल भी मतलब ऐसा मत सोचना कि नहीं पूछेगा, एकदम 100%, मैंने ऐसा मान लो कि 95% चांसेस है कि पूछ ही लेगा। ये 3 बाद में ऐड हुए थे, पिछले साल ऐड हुए थे, 2023 में ऐड हुए थे ये 3, ये पहले से थे। चिलिका 3 डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है, पुरी, खुर्दा, गंजाम। भितरकनिका केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है, क्योंकि अभी क्या कर रहा है ना ओपीएससी कि ऐसा दे देगा और वहां पे डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दे रहा है, ठीक है, बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, ठीक, नॉट करेक्ट। तो भितरकनिका पता होना चाहिए, केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट को ये कर रहा है। सातकोसिया अंगुल में है, अंसुपा लेक कटक, तामपारा लेक गंजाम और हीराकुद रिजर्वायर संबलपुर, ठीक है। तो याद रखना है, इसको भूलना मत, नहीं तो एग्जाम हॉल में पता चला आ रहा है और तुम फिर बोलोगे कि अरे सुना था, कहीं देखा था, पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है। इसको अभी क्लास में ही, अभी क्लास चलते चलते ही याद कर लो। 3 पहले से था, चिलिका, भितरकनिका, सातकोसिया, ठीक। डिस्ट्रिक्ट भी देख लो, सातकोसिया अंगुल, अंगुल में है। ये 3 पहले से था और 3 अभी बाद में ऐड हुआ है, अंसुपा, तामपारा और हीराकुद रिजर्वायर, ठीक, बाद में ऐड हुआ है, ये पिछले साल 2023 में ऐड हुआ है ये ला, ठीक, याद रखना है। ये डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है, गंजाम, तामपारा, अंसुपा, कटक। और हीराकुद डैम तो याद ही रहेगा सबको, सबसे मैंने बहुत बड़ा अर्थली डैम, लार्जेस्ट अर्थली डैम में काउंट होता है एशिया का, हीराकुद डैम संबलपुर में जो है। ये पिछले साल का क्वेश्चन था, चिलिका लेक पे पिछले साल का क्वेश्चन था, ये स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करना, पिछले साल पूछा था। अब वाटर बॉडीज का जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट है, थोड़ा तो हम लोग जान लिए कि वेटलैंड में ज्यादा होता है न्यूट्रिएंट सही है एनरिचमेंट, और लेक में कम होता है, क्योंकि लेक जो साफ रहता है, इसलिए भी हम लोग वाटर सप्लाई के लिए सिटी में जो म्युनिसिपैलिटी जो वाटर सप्लाई करता है, उसके आसपास जो कोई लेक रहता है वहीं से भेजता है पानी, सप्लाई करता है घरों में। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट, ओलिगोट्रॉपिक, अगर कम है तो वेरी लो न्यूट्रिएंट तो ओलिगोट्रॉपिक, अगर ज्यादा है न्यूट्रिएंट तो यूट्रोट्रॉपिक। एक हम देखे थे सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट कंटेंट, तो वहां पे 3 देखे थे कि फ्रेश वाटर, ब्रैकिस और सलाइन। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ वाटर बॉडीज क्या, ओलिगो न्यूट्रिएंट, अगर किसी में कम है तो वेरी लो और ज्यादा है तो यूट्रोट्रॉपिक। ओलिगोट्रॉपिक क्लियर ब्लू वाटर, ठीक, इसलिए बोले कि लेक जो है ओलिगोट्रॉपिक रहता है, और जो वेटलैंड है वो यूट्रोट्रॉपिक रहता है, वहां पे ज्यादा ये रहता है, उसका जो सेडिमेंट भी रहता है नीचे में भरा हुआ रहता है ये, और लंबे समय तक परमानेंट होने के कारण ये भी रहता है कि साफ पानी है तो इसमें ज्यादा नीचे सेडिमेंट नहीं जमता है यहाँ पे, ठीक है। बस बेसिक से बहुत बेसिक डिफरेंस है दोनों में, देख लो यहाँ पे। और मैंने जो यूट्रोट्रॉफिक में नॉर्मली जो है लंबे समय तक मल्टीपल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिटी ज्यादा रहता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, हर कोई फ्लरिश हो रहा है। लेकिन आफ्टर सम टाइम ये डेड होने का कारण होता है, यही इसका यूट्रोफिकेशन ही कारण होता है डेड होने का। लंबे समय के बाद क्या होता है कि धीरे 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 भरते चले जाता है, ये जो भी मैंने यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल है वो धीरे धीरे मरते मरते यहाँ पे जमते जाएंगे, और पानी का जो होते खत्म होते जाएगा ये, ठीक है। और आखिरी में क्या होगा कि डेड हो जाएगा। मैं तो अपने आंख से ऐसा बहुत सारा वेटलैंड देखा हूँ, जो मैंने आज से 5 साल पहले वहां पे दिख रहा था, पानी था, अब वहां पे पेड़ पौधा ऐसा हो गया है और ऐसा खत्म हुआ कि अब वहां पे पानी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, पूरा मतलब खाली मिट्टी रह गया है वहां पे, ठीक है। तो ऐसा होता है कि ज्यादा अगर न्यूट्रिएंट्स वहां पे, अगर तुम लोग इंडस्ट्रियल हो या फिर कोई फार्म का हो या मैंने कैटल फार्म का हो, अगर वो सब जा रहा है वहां पे तो डेड होना उसका ये है, निश्चित है, पूरा वो डेड होगा ही। अब न्यूट्रेंट अगर आ रहा है पानी में तो उसका जो फ्लो है कैसे कैसे क्या होगा, इसमें से ऑप्शन बनना हुआ तो रिकॉल यहीं से करना है। एग्रीकल्चर वाटर हो गया, ठीक है, खेत का पानी जहाँ पे फर्टिलाइजर डाला हुआ है, अनट्रीटेड सीवेज, ये सब क्या गया वाटर बॉडीज में गया, ठीक है, एक्वेटिक सिस्टम में गया। फिर क्या हुआ, न्यूट्रेंट वहां पे एक्यूमुलेट होगा, फिर ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गे, जो एल्गे है क्योंकि उसको न्यूट्रेंट मिल रहा है तो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, ग्रो कर गया मतलब कि पानी में बहुत भर के पूरा आ गया है वो ऊपर में, ठीक है, लेयर बना लिया। एल्गे कवरिंग द एक्वेटिक सरफेस लेयर, अब क्या किया, वो सरफेस लेयर को कवर कर दिया है, सनलाइट आने नहीं दे रहा है, सनलाइट आने नहीं दे रहा है, वो रेस्ट्रिक्ट द सनलाइट पेनिट्रेशन, डिफ्यूजन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब उसमें एल्गे ऊपर से छेक लिया है, और नीचे में जो एनिमल थे वो लोग ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं, और जो एल्गे है ऊपर में अपना छेक के रखे हुए हैं, लाइट आने नहीं दे रहा है, तो इनका जो प्लांक्टन जो वगैरह थे नीचे में, और फाइटोप्लैंक्टन जो वाटर के डेप्थ में रहते उनके पास है ही नहीं, तो अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक। तो जो एक्वेटिक एनिमल, इनको ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो गया, अंडरग्राउंड एक्वेटिक एल्गे प्लांट्स डाई, उनको शॉर्टेज हो गया ऑक्सीजन का, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। अब क्यों, क्योंकि वो लोग मरे हैं, तो उसमें बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होना शुरू होगा, जो डिकम्पोजर होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे कि भैया चलो मेरे लिए तो कुछ खाने के लिए मिल गया, एक्टिवेट हो जाएंगे, डिकम्पोज करना शुरू करेंगे। अब जब ऑक्सीजन का कमी है तो कुछ लोग
कुछ एक टॉक्सिन भी छोड़ने लगता है। ये ऑक्सीजन का कमी है तो डिकम्पोजर क्या करता है, खाते खाते टॉक्सिन भी छोड़ता है। ऑल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डाई ड्यू टू लैक ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। और एक ऐसा पॉइंट आता है आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, इसको ऐसे देखना, टाइम के हिसाब से देखना कि पहले ऐसा था, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आते गए तो फिर एल्गे ब्लूम हुआ यहाँ पे, ठीक, आ गए, फिर डिकम्पोजर से एक्टिवेट हो गए, मर गए, यहाँ के नीचे का ऑर्गेनिज्म ये सब मर गए, यहाँ पे आगे जाके धीरे धीरे टाइम जैसे बीता डिकम्पोजर यहाँ पे आके बैठ गए, उसका फ्यूचर जाके क्या होता है, डेथ ऑफ एक्वाटिक सिस्टम। ठीक है, ऐसे ऐसे देखना है, ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है, सीक्वेंस है, टाइम ऐसे जा रहा है, ठीक, तो ऐसे देख लो सीक्वेंसली होता है। वही चीज को मैं यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट में बनाया हुआ है। जो डेड जोन है या हाइपोक्सिक जोन है, जहाँ पे बहुत लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन रहता है, जहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन का ये नहीं है, वेरी लो, नेग्लिजिबल, उसको हम लोग डेड जोन बोलते हैं या हाइपोक्सिक जोन बोलते हैं। अगर ऑप्शंस में आता है हाइपोक्सिक जोन क्या है, तो रिलेट करना ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ है, क्या है कि जहाँ पे बहुत कम ऑक्सीजन है उसको हम लोग हाइपोक्सिक जोन बोलते हैं, जिसकी वजह से जो एक्वाटिक सिस्टम, एक्वाटिक एनिमल जो है डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। और या फिर इनऑक्सिक कंडीशन, जहाँ पे ऑक्सीजन का कमी है, सम बैक्टीरिया रिलीजेस, और इसी कंडीशन में, हाइपोक्सिक कंडीशन में ही कुछ बैक्टीरिया जो है टॉक्सिन रिलीज करते हैं, तो ये भी हेल्प करता है बाकी एक्वाटिक सिस्टम को खत्म करने में। सम एल्गे रिलीजेस टॉक्सिन, जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, एल्गे हो गया, रिलीज करेगा टॉक्सिन, उसको हेपाटोटॉक्सिन बोलते हैं। ये कीवर्ड अब वहां पे शंकर आयुष में मेंशन था, ठीक है, अब ये पूछेगा नहीं पूछेगा अलग बात है, लेकिन है वहां पे, लाइक लक्ष्मीकांत में कुछ भी मेंशन है वो पूछ देता है यूपीएससी या ओपीएससी। वैसे ही शंकराइस बहुत स्टैंडर्ड बुक है एनवायरमेंट के लिए, तो वहां पे ये मेंशन था, तो मैं यहाँ पे लिखा कि अलगे अगर मैंने ऐसा कंडीशन में क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जहाँ पे उनके पास भी ये नहीं है, तो वो हेपाटोटॉक्सिन विच कैन किल ऑर्गेनिज्म। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो 3-4 लाइन लिखा है वो ये बता रहा है कि जब हाइपोक्सिक जोन है तो वहां पे क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं, क्यों, क्योंकि टॉक्सिन भी रिलीज होने लग गया है, स्ट्रेस में आ गए ना। नॉर्मली कोई स्ट्रेस में आता है तो क्या करेगा, वो कुछ अपना मैंने, अब बैट जो था चमगादड़, ठीक है, बहादुर, वो जो स्ट्रेस में आया तो क्या हुआ, वो जो जो कुछ भी मैंने वायरस रिलीज, मैंने कोरोना वायरस था, वो इसका बैट का ये से आया था ना, बैट का ओरिजिन से आया था, तो वो स्ट्रेस में था, वहां पे मरने लगा, उसके लिए खाना नहीं था, जंगल कटा, स्ट्रेस में आया, कुछ वायरस उससे रिलीज हुआ, और वो जाके आदमी लोग खाए, आदमी लोग फिर कोरोना फैलाए। तो कोई भी स्ट्रेस में आता है तो कुछ रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज किया, कौन, एल्गे या फिर बैक्टीरिया, और वो बाकी ऑर्गेनिज्म को खत्म करना शुरू कर दिया। ये सी नॉट फॉर्मेशन, ये न्यूज में रहता है, प्राय न्यूज में रहता है, ठीक है, इन सी ऑफ मरमरा, ये तुम अगर मैपिंग की हो तो टर्की में एक सी ऑफ मरमरा है, ठीक है, सी ऑफ मरमरा है टर्की में। तो ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट, अब वहां पे भी क्या हुआ कि न्यूट्रिएंट बहुत बढ़ गया, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बहुत बढ़ गया, ठीक है, और क्या था, क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो न्यूट्रिएंट प्लस क्लाइमेट चेंज ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर हाई कर दिया, तो न्यूट्रिएंट एक्टिवेट, जो न्यूट्रिएंट थे, तो जो भी वहां पर ऑर्गेनिज्म था एक्टिवेट हो गया। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि फोमी सब्सटेंस क्रिएट कर दे रहे हैं वो लोग, न्यूट्रिएंट प्लस क्लाइमेट चेंज। जो दिल्ली वाला जो है, दिल्ली में जो फॉर्म देखते हो तुम यमुना में, तो वो इंडस्ट्रियल वेस्ट का जो है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी मैंने केमिकल ही हुआ, न्यूट्रिएंट ही हुआ, लेकिन वो ये और ये दोनों में डिफरेंस है। ये सी नॉट है, सी नॉट फॉर्मेशन, वो स्पेशल केस है टर्की का, मरमरा का, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से तुम्हारा टेम्परेचर राइज हुआ, तो जो बैक्टीरिया एल्गे थे वो एक्टिवेट हुए और न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर यूज किए, और वहां पे फॉर्मी सब्सटेंस क्रिएट कर रहे हैं। हार्मफुल एल्गे ब्लूम क्या करता है, चेंज होगा कलर ऑफ द वाटर, जो एल्गे जो बहुत ज्यादा पूरा ऊपर में पूरा भर गया है एल्गे पूरा, ठीक, क्या किया वो, कलर ऑफ वाटर को चेंज किया, कैन बी एनी कलर बट मोस्ट कॉमन रेड और ब्राउन। ये एल्गे ब्लूम जो होता है, ठीक है, ब्लूम कोई भी कलर का हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो होता है रेड और ब्राउन होता है। मोस्ट ऑफ एल्गे ब्लूम नॉट हार्मफुल बट सम आर हार्मफुल, तो उसको हम लोग हैब बोलते हैं, हार्मफुल एल्गे ब्लूम। अब यही चीज हार्मफुल एल्गे ब्लूम, अब इन्हीं को मछली खा लेगा, फिश खा लेगा, और फिश को हम खा लेंगे, तो वही बायोमैग्निफिकेशन वाला याद रखना कॉन्सेप्ट, कि कुछ था फूड चेन में वो टॉक्सिक था, उसको फिश खाया, फिश को हम खा लिए, तो अब हम भी बीमार पड़ गए। तो हर कुछ सारे एल्गो ब्लूम जो होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं हार्मफुल, अब वो बायोमैग्निफिकेशन करते हैं। रेड टाइड इज अ फेनोमेना ऑफ चेंजिंग कलर। अब रेड टाइड क्या बोल रहा है कि रेड टाइड जो है कि जो अब यहाँ पे देखे ना कि हम एक रेड और या फिर ब्राउन होता है, मोस्टली रेड और ब्राउन, तो एक नाम दिया गया कि रेड ब्राउन इज अ फेनोमेना ऑफ चेंजिंग कलर ऑफ वाटर नॉट नेसेसरली रेड। अब ये रेड टाइड नाम दिया गया, इसी को जो ब्लूम होता है उसी को नाम दे दिया गया कि फेनोमेना ऑफ रेड टाइड, ठीक है, एल्गे ब्लूम हुआ, लेकिन वो नॉट नेसेसरली रेड होगा, वो ब्राउन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, नाम दिया हुआ है बस खाली। इसको हम लोग मिसनोमर भी बोलेंगे कि बस नाम का नाम है, एक्चुअली में वो कुछ और भी हो सकता है।
अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक्वेटिक का मैनग्रोव। इसके बाद जो मैंने इंपॉर्टेंट है कोरल रीफ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम अभी जितना भी डिस्कस किए ना, तो उसमें से तुम अगर रिवाइज किए हो 2 बार तो हो जाएगा, लेकिन इसको तुम 3 बार करना, क्योंकि ये है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, एशिया में मैंने मैनग्रोव कहाँ से ज्यादा पाए जाते हैं? एशिया, उसके बाद कहाँ? अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो पहला तो एटलीस्ट याद रखो कि अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका में याद रहता है। इंडिया हैज 3% ऑफ वर्ल्ड कवर। इंडिया के पास 3% है, सिर्फ 3%। उसमें भी वेस्ट बंगाल सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद गुजरात है। कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, एक तरफ में ईस्ट तरफ में वेस्ट बंगाल है और फिर गुजरात है। ठीक, सुंदरबन नंबर 1 है, उसके बाद भीतरकनिका सेकंड है, मैंने ये के मामले में, मैनग्रोव्स के मामले में। ठीक है, भीतरकनिका सेकंड हाईएस्ट है, मैंने सेकंड है। याद रखना, ये फैक्ट सब याद रखना है, एग्जाम में आएगा ऑप्शंस में। अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि कुछ लॉजिक से याद हो जाता, तो कर लो, जो भी लॉजिक लगाना है याद कर लो, लेकिन एक जगह में फैक्ट लिखा हुआ है, याद करना कि वेस्ट बंगाल में सुंदरबन होने के कारण वेस्ट बंगाल टॉप में है। सुंदरबन बहुत बड़ा मैनग्रोव्स है, ठीक है, बहुत बड़ा है। अब मैनग्रोव्स का कुछ फीचर्स जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है ये। हाई सैलिनिटी, एडेप्टेबिलिटी, उसको हैलोफाइट्स बोलते हैं, कि इनके पास कैपेसिटी होता है मैनग्रोव्स के पास कि ये जो सैलिनिटी है वाटर का, उसको ये लोग अच्छे से ये कर सकते हैं, मैंने रेजिस्ट कर सकते हैं या फिर सर्वाइव कर सकते हैं हाई सैलिनिटी वाटर में। तो पहला फीचर तो है कि हेलोफाइट्स होते हैं ये, हेलोफाइट, यही कीवर्ड डालेगा, हेलोफाइट। और क्या? सेकुलेंट लीव्स, सेकुलेंट लीव्स स्टोर वाटर एंड रिड्यूसेस इवापोरेशन। मतलब ऐसा लीव्स है पत्ता इनका कि जो ट्रांसपिरेशन कम करता है। ठीक है, हम लोग देखे थे ट्रांसपिरेशन कि पत्ते में जो वाटर का ड्रॉपलेट्स आके इवापोरेट हो जाता है जो भी। ठीक है, तो इसका क्या है, उसका अपोजिट है, ये सेकुलेंट है। ये लीव क्या करता है? स्टोर वाटर एंड रिड्यूसेस इवापोरेशन। इनके लीव्स होते हैं वो वाटर को स्टोर करके रखते हैं ताकि इवापोरेशन कम हो उनका। लीव्स विथ सॉल्ट सीक्रेटिंग ग्लैंड, और जो पत्ते होते हैं उनमें सॉल्ट, माने जो सॉल्ट सीक्रेट करने का ग्लैंड होता है। तो क्या करेगा, तुम इसका पत्ता देखोगे मैनग्रोव्स में, तो यहाँ पे ऐसे मोती टाइप में छोटा छोटा सॉल्ट का जो ये रहता है रखा हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पास ग्लैंड है, ये लोग जो एब्जॉर्ब किए हैं वाटर से, सॉल्ट वाटर जो एब्जॉर्ब किए हैं, तो ये लोग उसको अपने ग्लैंड से सीक्रेट करके बाहर कर देते हैं सॉल्ट को, क्योंकि हायर सॉल्ट ये लोग के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बस कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने का और कैपेसिटी है एक्सक्रिएट करने का, तो करके बैठे हुए हैं, इसलिए को सेकुलेंट लीफ भी होता है इनके पास, मैनग्रोव में जो भी प्लांट होते हैं। विविडिटी, सीड जर्मिनेटिंग इन इटसेल्फ, मतलब कि जैसे मान लो ये पेड़ है, अब ऐसे करके रूट्स वगैरह है, यहाँ पे डाल ब्रांचेस हैं, तो यहाँ से फल गिरा तो इसी के ऊपर गिरा, तो यहीं से फिर एक और निकलने लग जाएगा। विविपेरिटी, सीड्स जर्मिनेट इन इटसेल्फ, खुद से माने उनका ऊपर से जो गिरा और वहीं पे खुद से वो उसी पेड़ के ऊपर ही वो दूसरा निकलने लगता है डाल वगैरह। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं विविपेरिटी। और क्या है? न्यूमेटोफोर्स, ब्लाइंड रूट या फिर एरियल ब्रीदिंग, मतलब कि ये लोग को सांस लेने के लिए ना, जैसे पेड़ है ये तो वाटर से भरा हुआ है, तो धीरे धीरे देखोगे यहाँ से निकल रहा है रूट, ताकि ऊपर में आके सांस ले सके, क्योंकि इतना मडी है यहाँ पे, ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत कम होता है, और पेड़ ऐसा है तो ये वाटर से ढका हुआ है पूरा इसका रूट, तो धीरे धीरे रूट देखो कैसे निकला हुआ रहता है। तुम अगर डायग्राम अगर प्रॉपरली देखते, शंकरा इसमें बुक में है डायग्राम प्रॉपर, कैसे निकल के पेड़ है, और कुछ पेड़ का एडवेंटेज रूट होता है फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द रूट, जैसे कि ये हुआ और उसका ट्रंक है, तो यहीं से रूट निकल के यहाँ पे हवा में रहेगा। ठीक है, ताकि उसको ऑक्सीजन मिलते रहे किसी भी कारण से। ठीक, तो एडवेंटेज रूट बोलते हैं जो ट्रंक में रूट रहता है, और न्यूमेटोफोर्स, ब्लाइंड रूट, जो कि मैंने नीचे से एरियल ब्रीदिंग, हवा में, ये दोनों सेम ही चीज है। न्यूमेटोफोर बोलो या एडवेंटेज रूट बोलो, मकसद इनका क्या है कि भैया हमको सांस लेना है, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि पानी में जो क्या है ना कि मडी होने के कारण, मार्शी होने के कारण पानी में ऑक्सीजन मैंने उतना अच्छा डिजॉल्व नहीं है, उतना हम अच्छे से खींच नहीं पा रहे हैं, तो हमें एक ऐसा एनवायरमेंट चाहिए जहां से हम लोग सांस ले पाए। अब आते हैं कन्फाइंड टू ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक, इस टेम्परेचर के आसपास ही वो लोग रहता है, कन्फाइंड रहता है मैनग्रोव्स। 24 डिग्री नॉर्थ से 38 डिग्री साउथ। ठीक है, 24 डिग्री, अब यहाँ पे इक्वेटर है तो इसी बीच में पाया जाता है, कन्फाइंड टू ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक एरिया। ठीक है, पोलर में नहीं पाएगा, और दे देता है पोलर में तो काट देना, पोलर में नहीं मिलता है, ये कन्फाइंड टू ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक एरिया में पाया जाता है। रिक्वायर्ड हाई सोलर रेडिएशन, इनको हाई सोलर रेडिएशन क्यों चाहिए? ठीक है, अब यहाँ से इनके पास देखो इतना सारा फीचर्स है, अब इन फीचर्स को अडेप्ट करने के लिए इनका बॉडी मैकेनिज्म से एनर्जी ज्यादा चाहिए ना इनको। ठीक है, एनर्जी लेंगे कहाँ से ये लोग? सिकुलेंट वाला फीचर्स है, विविपेरिटी वाला फीचर्स है, फिर ऐसा एक्स्ट्रा इनको मेहनत करना पड़ रहा है, रूट बाहर निकालना पड़ रहा है जमीन से। क्यों? क्योंकि हवा ले सके, तो इतना सब कुछ करने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी कहाँ से लेंगे? सन से, तो सन इसलिए वहां पे हाई चाहिए, इसलिए ये पोलर में
नहीं हो पाते हैं। पोलर में क्यों नहीं हो पाएंगे? वहां पे सोलर रेडिएशन कम है, तो कहाँ पे रहता है सोलर रेडिएशन? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में रहता है। तो इसलिए इनको जो मैंग्रोव है उनको सोलर रेडिएशन हाई चाहिए, ताकि अपना जो डेली एक्टिविटी है उसको ये लोग प्रॉपरली ये कर सके, रेगुलेट कर सके अपना डेली एक्टिविटी, एडेप्ट कर सके अपने आप को। ये फीचर्स है सारे के सारे 6 जो जितने फीचर्स बताया मैं, 6 के 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, कैसे भी याद रखना, लेकिन याद रखना, ठीक है। अब आते हैं भीतरकनिका मैनग्रोव्स। भीतरकनिका मैनग्रोव्स इन ब्राह्मणी एंड बैतरनी रिवर डेल्टा। ज्योग्राफी है, दोनों रिवर का मिलन के पास में भीतरकनिका है। मेंस में पूछा था भीतरकनिका नेशनल पार्क शायद पूछा था, ठीक है। मेंस में पूछा था भीतरकनिका नेशनल पार्क पूछा था या मैंग्रोव्स पूछा था पता नहीं, पूछा था मेंस, भीतरकनिका का था वहां पे मेंशन में देखा था। ब्राह्मणी और भीतरकनिका रिवर डेल्टा पे बनता है। गहिरमाथा बीच जो है वहां पे देखने को मिलता है, वही बीच के पास उसी का में ओलिव डेल्टा पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है भीतरकनिका मैनग्रोव्स। ओनली एक्सक्लूसिव मराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ ओडिशा, माने ये ओडिशा का जो माने मराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो यही है मराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैंने कहने का मतलब कि और बाकी भी होंगे मराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। सॉरी, और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा में, लेकिन जो मराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सिर्फ इसी को माना जाता है, इसी को मैंने स्टेटस मिला हुआ है भीतरकनिका। ये फैक्ट विकिपीडिया में लिखा हुआ है ये फैक्ट, ठीक। ग्लोबल इनिशिएटिव, ग्लोबल मैनग्रोव एलियंस 2018 में कुछ ऐसा मैनग्रोव्स के ऊपर क्या क्या हो चुका है अभी। अब ठीक है, हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि एक्वेटिक सिस्टम देख रहे हैं। एक्वेटिक सिस्टम में बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट मैनग्रोव के बारे में और कोरल रीफ के बारे में जानना जरूरी है। इनके बारे में तुम 3 बार रिवाइज करना। अब मैनग्रोव के बारे में कुछ हम लोग देखे कि फीचर्स ये है उसका, उड़ीसा में मैंने भीतरकनिका सबसे इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन भी है। सुंदरबन में भी क्या होगा, सुंदरबन कहाँ पे है तो पता है तुमको कि वेस्ट बंगाल की कोस्ट के आसपास होगा वो, ठीक है, बंगाल के कोस्ट के आसपास है वो। वहां पे एक स्पेशल फिशिंग कैट पाया जाता है, वहां पे फिशिंग कैट जो मैंने तैर के मच्छी मारता है वो, ठीक है, जंगल में पेड़ पे ही रहता है, मैनग्रोव में ही। फिशिंग कैट स्पेशल फीचर है ये इसका, कि वो रात में नॉक्टर्नल है, वो रात में जब पानी पूरा शांत हो जाता है तो वो पानी में छलांग मार के तैरता है और उसके बाद मछली पकड़ के खाता है वो तैर के, उसको फिशिंग कैट बोलते हैं उसको। स्पेशल फीचर सुंदरबन का है वो। भीतरकनिका का बता दिया कि कहाँ है, क्या है, वहाँ पे क्या क्या पाया जाता है गहिर माता। इससे ज्यादा तुम अगर देखना है कहीं तो तुम देख लो पूरा ज्योग्राफी का जो नोट्स है अपना, वहां खोल के देखना भीतरकनिका मैनग्रोव्स के बारे में। बाकी इतना एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इतना मोर देन एनफ है। ये जानना जरूरी था कि सिर्फ ओडिशा का ओनली एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव जो मराइन है, और कुछ चिलिका भी होगा, तो सिर्फ वो एक्सक्लूसिव कहने का मतलब क्या है कि वो सिर्फ मराइन ही है वो। चिलिका होगा तो मराइन भी होगा और ठीक है टेरिटोरियल भी होगा, ठीक ऐसा होगा डेफिनेशन। लेकिन जो जो स्टेटस मिला हुआ है इसको कि एक्सक्लूसिव मराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ ओडिशा इज गहिरमाथा। गहिरमाथा मारा हूँ, गहिरमाथा। गहिरमाथा जो है वो एक्सक्लूसिवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसको मिला हुआ है, मराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। ग्लोबल इनिशिएटिव में कुछ ऐसा इनिशिएटिव है जो ग्लोबली मैनग्रोव्स के प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो ग्लोबल मैनग्रोव अलियंस 2018 में बनाया गया था। कौन बनाया था? IUCN मिलके, किसके साथ? कंजर्वेशन इंटरनेशनल के साथ। ये सब एनजीओ ही है, ठीक है, एनजीओ ही है ये। तो एनजीओ मिलके बनाए हैं। अब क्या याद रहना चाहिए, याद रहेगा क्या इतना? तो बहुत कम चांस है कि याद रहेगा 8 से 10 दिन में। बस याद रखना IUCN बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। बस एनजीओ सब है, कुछ एनजीओ मिलके बनाए हैं इसको, वो ध्यान देना बस। रन मैनग्रोव्स फॉर फ्यूचर, अब कुछ लोग रन करते हैं इनिशिएटिव जिसमें टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन कोस्टल इकोसिस्टम। अब पता है कि ये लोग कुछ मैंने अगर बनाए हैं तो उसमें तो पैसा तो चाहिए ही, उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए ही, तो उसके लिए कुछ बना दिया इनिशिएटिव मैनग्रोव फॉर फ्यूचर। और लोग, अब ये क्यों लिखा हूँ यहाँ पे तुमको प्रीलिम्स में अगर पता है, अगर 2018 में ये क्रिएट हुआ था तो 2020 में पूछ लेता, ये 2019 में पूछ लेता। लेकिन अब ये यहाँ लिखा हुआ है कि मेंस के लिए, कि अगर अगली बार मेंस मैनग्रोव के ऊपर क्वेश्चन आए खाली, तो वहां पे तुम ये सब ग्लोबल इनिशिएटिव वहां पे मेंशन कर सको। फिर मैनग्रोव अलियंस फॉर क्लाइमेट COP27 में मेंशन हुआ था। COP27 में मेंशन हुआ था ये वाला मैनग्रोव अलियंस फॉर क्लाइमेट। इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी, ये एक रिपोर्ट मैंने रिलीज किया है इस दिन पे, IUCN रिपोर्ट, रेड लिस्ट ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम, रेड लिस्ट ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम। अब ये इसी साल शायद रिपोर्ट आया है, इसलिए करंट अफेयर में था बोल के यहाँ पे मेंशन कर दिया। साउथ इंडियन मैनग्रोव क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जो साउथ इंडिया में जो मैनग्रोव पाए जाते हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उसके बारे में रिपोर्ट दिया है, IUCN रिपोर्ट दिया है। कौन से 22 मई को, करंट अफेयर में था इसलिए मैं मेंशन किया। इंडिया में कौन कौन सा इनिशिएटिव है जो मैनग्रोव से रिलेटेड है, मैनग्रोव से रिलेटेड? तो ये बजट में मेंशन था, मिस्टी वाला जो बजट में मेंशन था 2023 के बजट में मेंशन था, 2022 के बजट में, ठीक। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैनग्रोव, ये तो बहुत कॉमन चीज है कि कुछ कंजर्वेशन का नाम लेके कंजर्व कर देंगे।
सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। अब एक इनिशिएटिव है सैम इनिशिएटिव, ये भी तुम्हारा क्या बोलते हैं, याद आ जाता है कि सैम इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, तो मैंग्रोव से लिख देना। फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। इनिशिएटिव सस्टेनेबल श्रिम्प कल्टीवेशन, ये क्या कह रहा है कि देखो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का बात कर रहा है, ठीक। और एक क्या कह रहा है, इनिशिएटिव क्या कर रहा है ये, कि जो श्रिम्प कल्चर कल्टीवेशन हो रहा है उसको सस्टेनेबली करना है, और कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट इन सुंदरबन, और कम्युनिटी बेस्ड जो होगा प्रोजेक्ट सुंदरबन में उसको ये करना है। तो बेसिकली ये वेस्ट सुंदरबन के लिए ही है ये, ठीक है। सुंदरबन जो अपना ये है मैनग्रोव्स, उसके लिए है ये, ठीक है, सैम इनिशिएटिव। 3 है इंपॉर्टेंट इंडियन में ये का, याद रखना। बाकी मेंस में लिख पाते हो तो बहुत अच्छा लिख देना, अगर आ गया मैनग्रोव्स के ऊपर 15 या 20 मार्क्स का। ऐसे प्रीलिम्स में सैम इनिशिएटिव दे के देगा तो देगा, और यहाँ पे मिस्टी देगा। मिस्टी क्या है, मिस्टी मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। मैंने कि ऐसा करना है मैनग्रोव को, मैनग्रोव के लिए ऐसा मैंने एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जिससे वहाँ के लोकल लोग को मैंने इनकम भी होते रहे और मैनग्रोव प्रोटेक्ट भी रहे, ठीक है। तो इसके लिए मिस्टी लाया गया था, और ये बजट में था मेंशन 2022 वाले में। करंट अफेयर में स्टैटिक में है, तो अभी मेंस में लिख देना, आराम से लिख सकते हो बिना ये डरे। ये था मैनग्रोव के लिए। अब कोरल रीफ, कोरल रीफ मैनग्रोव यूपीएससी का फेवरेट है। ओपीएससी का फेवरेट तो नहीं हुआ है मैनग्रोव, लेकिन कोरल रीफ ओपीएससी का भी फेवरेट होगा, पास्ट में क्वेश्चन पूछ चुका है। एग्जांपल, कोरल रीफ मेड अप ऑफ स्केलेटन ऑफ मेनी टाइनी ऑर्गेनिज्म। कोरल रीफ जो है वो बहुत सारे, जो जैसे होता क्या है इनके में कि एक मरा और एक मरा अपना बॉडी छोड़ा तो वहाँ हड्डी रह जाता है, तो फिर और एक लेयर आया, फिर एक और हड्डी रहा, तो जो हड्डी का जो पूरा ढांचा रहता है वो लोग का, उससे बना रहता है ये लोग कोरल रीफ, ठीक है। सिनेडेरियन एक मैंने फाइलन है, इसमें इसके अंदर में कोरल पॉलिप्स आते हैं, हाइड्रा आता है, सी एनिमोज आते हैं, जेलीफिश, इस टाइप के एनिमल कंसिडर होता है। यूपीएससी ऐसे करके ऑप्शंस देते हैं ये कि इनमें से सिनेडेरिया कौन से हैं, कौन कौन से एनिमल सिनेडेरिया कैटेगरी में आते हैं ये, ठीक है। तो ये सब सारे हैं जो है सिनेडेरियन है। सिनेडेरियन ये ब्रैकेट नहीं है, सी है, CNIDARIAN। यूपीएससी पूछा है पास्ट में ये, ओपीएससी एनिमल स्पेसीज ऑर्गेनिज्म स्पेसीज स्पेसिफिक बहुत होता है, तो ये ऐसे करके लिख देगा ये, और बोलेगा कि इनमें से कौन सा है जो सिनेडेरियन क्लास में आते हैं, काउंट होते हैं। तो कोरल पॉलिप भी है सिनेडेरियन क्लास का, हाइड्रा, सी एनिमोस, देख लेना, जेलीफिश, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। अब देखते हैं क्या है, मेड अप ऑफ स्केलेटन ऑफ मेनी टाइनी ऑर्गेनिज्म। तो कोरल पॉलिप देखा सिनेडेरियन क्लास के हैं, ठीक। शैलो वार्म वाटर ऑर्गेनिज्म, कैलकेरियस स्केलेटन, वार्म वाटर ऑर्गेनिज्म है और कैलकेरियस स्केलेटन रखता है अपने पास, माने कैल्शियम वाला, ठीक। ये अब ये खाना मैंने कैसे ये क्यों मैंने किसी को हेल्प क्यों, इसके साथ क्या है सिम्बायोसिस, किसके साथ है ये, कोई एल्गे स्पेशल जो है जिसकी खाना देते रहेगा, पेड़ फोटोसिंथेसिस करके जिसको खाना देते रहेगा उसको ये प्रोटेक्ट भी करते रहता है। टाइप ऑफ कोरल, एक होता है सिम्बायोटिक रिलेशन में है, एक होता है इफ नॉट इन सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक। तो हार्ड कोरल जो है सिम्बायोटिक रिलेशन में है, क्या करता है वही जो हार्ड कोरल है। ऐसे देखो, कोरल जो है 2 टाइप के हैं, इन ए सिम्बायोटिक रिलेशन, नॉट इन सिम्बायोटिक रिलेशन। तो जो सिम्बायोटिक रिलेशन में है वो हार्ड कोरल है, उसको हर्माटाइप भी बोलते हैं, हर्माटाइपिक। और जो सॉफ्ट कोरल है उसको ए हर्माटाइपिक भी बोलते हैं। तुमको अभी लास्ट मोमेंट है, अगर 3 बार रिवाइज कर लेते हो तो इस टॉपिक को हाथ लगाना, नहीं तो जितने कोरल रीफ के बारे में उसी के साथ जाना। रीफ बिल्डिंग, रीफ बिल्डिंग कर रहा है कौन, हार्ड वाला, क्यों, इसीलिए तो हार्ड है ना वो। अगर COC3 मैंने हड्डी में रहता है ये एज ए मिनरल्स कैल्शियम, तो इसको ये हार्ड बोला जा रहा है, हर्माटाइपिक। एसोसिएशन विद जूजंथाले, जो बोला ना कि ये खुद एक एनिमल है, कोरल पॉलिप्स, ये किसके साथ है सिम्बायोसिस में, जूजांथाले। जूजांथाले क्या है, एल्गे है। एल्गे क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, इसको खाना देगा, ठीक। बदले में क्या करेगा ये कोरल पॉलिप, इसको अपने हड्डी के अंदर छुपा के रखेगा और प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है। ये लोग सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। गिव कोरल कलर एंड फूड एंड इन रिटर्न गेट शेल्टर। एल्गे क्या करता है, जो है खाना बना के दे रहा है ये, और बदले में उससे संरक्षण पा रहा है, शेल्टर पा रहा है। कलर भी जो है एल्गे की वजह से कलर में रहता है, जो तुम देखोगे तो ऐसा सर्च मारना यूट्यूब में, कोरल देखना कितना कलरफुल रहता है। जो कलर रहता है वो एल्गे कलर रहता है, थाली की वजह से कलर रहता है वो, ठीक है। वार्म वाटर, शैलो, सैलाइन वाटर एंड फोटोइक जोन कहाँ पे अवेलेबल रहेगा, जहाँ पे वार्म वाटर है। इनके मैंने ऐसा नहीं कि ठंडा पानी में नहीं पाए जाते हैं कोरल, कुछ कोरल है जो मैंने इसमें भी पाए जाते हैं, ठंडे पानी में पाए जाते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो मैंने कोरल है वो वार्म वाटर, शैलो वाटर, सैलाइन वाटर
और फोटोइक जोन में पाया जाता है जहाँ पे लाइट अवेलेबल हो। क्यों लाइट अवेलेबल क्यों हो? क्योंकि इनमें एल्गे है, एल्गे को खाना बनाने के लिए जरूरी है अपनी लाइट। ठीक, तो इनका ये रिक्वायरमेंट है। वार्म वाटर, शैलो, सलाइन वाटर, फोटोइक जोन। कोरल ट्रायंगल 6 कंट्री का काउंट होते हैं कोरल ट्रायंगल में, ये 6 कंट्री। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक है, ऑस्ट्रेलिया जो है उसके पास एक स्पेशल है ग्रेट बैरियर रीफ, वो इसका पार्ट नहीं है। ये फैक्ट याद रखना, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट पार्ट ऑफ डिस्पाइट हैविंग ग्रेट बैरियर रीफ। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीफ सिस्टम है जो कोरल रीफ से बना हुआ है। लेकिन कोरल ट्रायंगल जो ग्रुपिंग है उसमें 6 कंट्री है और 6 कंट्री में ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ये चीज फैक्ट याद रखना। जैसे तुम मान लो कहीं पढ़े होगे कहीं पे कोरल रीफ मैंने जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, और क्वेश्चन तुमको मान लो अचानक से एग्जाम हॉल में दिखा कि कोरल ट्रायंगल में कौन कौन कंट्री है और वहां पे ऑस्ट्रेलिया भी लिखे रहेगा, तुम कॉन्फिडेंटली रॉन्ग कर दोगे। ठीक, तो याद रखना कि ग्रेट बैरियर डिस्पाइट की वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन कोरल जो ट्रायंगल जो का मैंने ग्रुपिंग है उसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है। कौन 6 कंट्री है? फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, तिमोर लेसे, पापुआ न्यूगिनिया और सोलमन आइलैंड। ये 6 कंट्री है। 6 कंट्री याद रखना है, याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो बस ये फैक्ट याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया तो एटलीस्ट नहीं है। और ये जो कोरल ट्रायंगल का ग्रुपिंग क्या है, ये ओवरऑल कोरल डिस्ट्रीब्यूशन इज लार्जेस्ट, माने ओवरऑल जो है कोरल डिस्ट्रीब्यूशन लार्जेस्ट है इनके यहाँ पे। ठीक है, कोरल ट्रायंगल में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन माना जाता है इनको कोरल को। माने जैसे नॉर्मल जो हम लोग जैसे हम लोग लैंड पे फॉरेस्ट मान रहे हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, ठीक है, वैसे यहाँ पे ओशियन का जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कोरल को माना जाता है, कोरल रीफ को। ठीक है, बहुत लोग डिपेंडेंट रहते हैं इस पे। अब देख लेते हैं कोरल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोरल का स्टेजेस कैसे है। इनिशियली कोरल जो होता है ऐसे साइड में थोड़ा सा बनेगा। ठीक, धीरे धीरे क्या होता है कि एक्सपांड होता है इस तरफ, क्योंकि इस तरफ एक्सपांड होगा वो। यहाँ पे क्या है ना कि पोल्यूशन, जैसे मान लो कि रह रहे हैं आइलैंड पे कोई रह रहा है तो यहाँ पे पोल्यूशन होने का पॉसिबिलिटीज हाई रहता है यहाँ पे। इनको क्या चाहिए? इनको साफ पानी चाहिए, इसलिए इनका जो एक्सटेंशन होता है इस तरफ होता है एक्सटेंशन। ठीक है, तो अपने आप को इस तरफ बढ़ाते रहते हैं, लेकिन ज्यादा डेप्थ में भी नहीं बढ़ाएंगे, ये कुछ ही दूर तक बढ़ाते हैं। ठीक, तो पहला स्टेज में ये फ्रिंज रीफ है, ये अपने को इस तरफ बढ़ाएंगे। उसके बाद जो बैरियर रीफ आते हैं वो बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ेंगे कि थोड़ा सा ऐसे ऊपर में उठेंगे या फिर यहाँ रहेंगे, तो यहाँ पे बीच में थोड़ा सा गैप रह जाएगा इनके लिए। तो बैरियर रीफ है कि ये आगे से पानी का जो उधर से पानी का जो लहर मारेगा ये आइलैंड पे कम आता है, ये क्योंकि भर चुके हैं ये आफ्टर सेकंड स्टेज में, ये वहां पे बहुत सारा भर चुके हैं ये, तो बैरियर की तरह काम कर रहे हैं। एटॉल क्या हो गया कि जब धीरे धीरे ये डेनोडेट होते गया, ये इरोड होते गया तो आइलैंड जो था वो खत्म हो गया और रीफ वहां पे रह गया ये। तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं एटॉल फॉर्मिंग, एटॉल। ठीक, आफ्टर सम टाइम जो ये थोड़ा कुछ भी बचा था वो भी खत्म हो गया, तो वहां पे ये लेगून क्रिएट हो गया। ठीक है, तो पहला क्या देखे, फ्रिंज क्या था कि स्टार्ट हुआ बनना, बनना किस तरफ स्टार्ट हुआ? इस तरफ, इसलिए वो यहाँ पे इस तरफ आके बैरियर की तरह काम करने लगा। ठीक है, इधर से पानी का जो झटका मारता बैरियर की तरह काम कर रहा है कोरल रीफ, आइलैंड पे उतना तेजी से पानी का जो ये है करंट है उसको नहीं आने दे रहा है, ये बैरियर की तरह काम कर रहा है। फिर तीसरा स्टेज में क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम की क्या हुआ कि ये आइलैंड जो था डिग्रेड बने, ये इरोड होते गया और खत्म हो गया, तो फिर ये एटॉल फॉर्म हुआ ये इस टाइप का। अभी इस टाइप का दिख रहा है ये, वहां पे है थोड़ा सा आइलैंड है, लेकिन अभी भी ये बना हुआ डायग्राम देख रहा है इस टाइप का है। आफ्टर सम टाइम जो है ये थोड़ा कुछ जो बचा था ये पूरा ही खत्म हो गया, अब ये है लेगून, यहाँ पे पानी आ गया। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है ये अगर डेफिनेशन तुमको पता है, तुम सुने भी होगे बहुत बार चीज कि मैंने इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस रेस्पॉन्स। मैंने जब इसको स्ट्रेस होता है ना कोरल को, मान लो कि टेम्परेचर बढ़ गया, मान लो कि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा आ गया, तो क्या होता है कि अपने को स्ट्रेस में ले आता है ये। ठीक, स्ट्रेस में ले आया और वो क्या करेगा कि अपना कलर सॉरी अपने आप को ये कर देगा, वो मैंने जूझ अंधले को शरीर से बाहर निकाल देगा। ठीक, कलर उसका क्या होगा, जूझ अंधले को शरीर से बाहर निकाला तो उससे क्या होगा, उसका कलर जो रहेगा वो ब्लीच हो गया, मैंने व्हाइट हो जाएगा वो। ठीक, कोरल ब्लीचिंग का मतलब है कि जब वो स्ट्रेस में आ जाता है तो जूझ अंधले को अपने सपोर्ट नहीं करता है, वो बाहर निकाल देता है, और एक्चुअल जो कलर रहता है कोरल के पास किसका रहता है, वो जूझ अंधले की वजह से रहता है। लेकिन खुद कोरल अभी कोरल पॉलिप स्ट्रेस में है तो क्या करेगा, वो ऑब्वियसली उसको निकाल देगा, उसको निकाल देता है तो उसका कलर जो होता है फेड हो जाता है, ब्लीच हो जाता है, उसी को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग।
जब कोरल ब्लीचिंग होता है तो वही अपने शरीर से निकाल देते हैं उस जूजनथाले को, तो वही लिखा है कि डेंसिटीज ऑफ जूजनथाले डिक्लाइनेड। जेनोबायोटिक्स मतलब वही कि जो वो बढ़ने लगता है ना वाटर में न्यूट्रिएंट्स, उसी को बोलते हैं जेनोबायोटिक। तो उस कंडीशन में क्या क्या होता है, जब कोरल ब्लीचिंग होता है तो उसमें क्या क्या होता है। पहला चीज, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट विद इन जूजनथाले फॉल, स्ट्रेस में आ गया, वाटर टेम्परेचर बढ़ चुका है, और क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स आ चुका है जो इसके लिए लायक नहीं है जूजनथाले के लिए, तो इसका क्या होगा, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कम जाएगा। सेकंड चीज, ओशन मैंने और क्या हो सकता है कोरल ब्लीचिंग में, ओशन एसिडिफिकेशन के कारण से होता है, यूट्रिफिकेशन के कारण से होता है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स अगर आ गया तो। इपिजोटिक यानी कि पैथोजन, कोई मान लो कि कोई किसी टाइप का ऑर्गेनिज्म जो है अटैक कर दिया है उस पर, उसकी वजह से होगा कोरल ब्लीचिंग। केमिकल का कंटेंट बढ़ गया है, तो केमिकल कंटेंट या फिर ओशन एसिडिफिकेशन दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। अगर जूजनथाले का पिगमेंट अगर नहीं है, खत्म हो गया, तो उसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग होगा। क्या होगा कि जूजनथाले तो खुद जो था वो प्रोटेक्ट कर रहा था ना, इसको कलर दे रहा था, कोरल को कलर कौन दे रहा था, जूजनथाले दे रहा था। इसी का पिगमेंट खत्म हो रहा है किसी कारण से, तो उस केस में भी कोरल ब्लीचिंग होगा। कोरल ब्लीचिंग याद रखना कि ये कोई स्ट्रेस होता है जो कोरल को मजबूर कर देता है उसका अपना कलर खोने में। अब आते हैं, एक टेक्नोलॉजी है जिसको बचाएंगे कैसे अब, तो बचाने का टेक्निक है नंबर 1 बायो टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट क्या किया कि एक मैंने खुद से जाके क्रिएट करवा रहा है वहां पे, ऐसा रीफ टाइप में बनाने की कोशिश कर रहा था कि उस पे आके ये लोग जमे, ठीक है। गिविंग इलेक्ट्रिसिटी टू बायो रॉक प्लेस्ड इन सी बेड, मैंने नदी का तट, मैंने जो बेड पे, सी बेड पे एक मैंने इंड्यूस्ड टाइप का मैंने एक रॉक बना रहा है जहाँ पे ये लोग आके जूजनथाले वगैरह वहां के लटके वहां पे, टू फॉर्म CaCO3, जहाँ पे CaCO3 क्रिएशन होगा। अब CaCO3 बन गया वहां पे, कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसी पे आके जूजनथाले बैठेंगे और फिर वहां पे कोरल पॉलिप अपना आके जन्म लेगा, वहां पे आके चपकते जाएगा और उसको वहां पे कोरल रीफ का क्रिएशन होते रहेगा, अपना मेंटेन होते रहेगा। तो बायोरॉक टेक्नोलॉजी पूछा था शायद UPSC 2022 में ही, बायोरॉक टेक्नोलॉजी, ठीक। क्रायोमेश टेक्नोलॉजी, जहाँ पे कोरल का लार्वा को रखा जा रहा है फ्रीज करके, स्टोर करके। तो क्रायो में बताया था एक दिन क्लास में कि क्रायो मतलब कुछ भी नेगेटिव टेम्परेचर से डील कर रहा होगा, मैंने आईसी टाइप में, ठंडा टाइप में। तो एक क्रायो इंजन भी है अपने पास, इसरो के पास क्रायो इंजन, विकास इंजन 25, ठीक है। क्रायो इंजन भी है, क्रायो, ठीक, जहाँ पे मैंने हाईली टेम्परेचर जो लिक्विड को प्राइमरी में रख के उसको सॉलिड फॉर्म में रखते हैं हम लोग, तो क्रायो इंजन में यूज होता है क्रायोमेश टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या करें क्रायोमेश में कि जो लार्वा है कोरल का, उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट में रखें और उसको स्टोर करके रखें ताकि जब जरूरत होगा तो उसको यूज करेंगे। तो ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि कैसे प्रोटेक्ट कैसे करें कोरल को। इंडिया के पास कौन कौन सा इनिशिएटिव है, तो कोरल जोन, कोस्टल जोन रेगुलेशन होगा ना, ये सॉरी कोरल जोन रेगुलेशन है ये, ठीक। कोरल जोन रेगुलेशन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसको मिलता है, ये कौन दे रहा है, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, मैंने ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, ये इक्वल लेवल बाय FEE, कोई बॉडी है जो इसको दे रहा है ये, ठीक, कोई बॉडी है FEE, वो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता है, पूरा ग्लोबल लेवल पे देता है। टोटल इंडिया में 12 है टोटल, इसमें से उड़ीसा का जो उड़ीसा का जो गोल्डन बीच है पुरी का, उसको मिला हुआ है। और जो रिसेंट टू है उड़ीसा में एक है गोल्डन बीच पुरी का, रिसेंट 2 है जो अभी हाल ही में जिसको मिला है तुंडी बीच और केदमत बीच लक्षद्वीप का, ये रिसेंट में मिला है, ये पिछले कुछ समय पहले ही मिला है ये। तो याद रखना कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देने का मतलब है कि ये वो सर्टिफिकेशन है कि जो बता रहा है कि जो बीच है कितना नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है, वहां पे टूरिस्ट वगैरह को प्रमोशन मिलता है। और ये फायदा किसको, अल्टीमेटली ये कोरल को ही फायदा देगा ये, क्यों, क्योंकि वो लोग कोस्टल ये पे ही रहता है, थोड़ा कोस्टल के नजदीक रहता है, आइलैंड के आसपास रहता है, ये लोग साफ पानी में रहना चाहता है ये लोग कोरल लोग। तो इसके लिए मैंने कह रहा है कि गवर्नमेंट क्या क्या चला है कोरल को बचाने के लिए। अब लक्षद्वीप में अगर मिला हुआ है इसको तुंडी को और कदमत को, इसका मतलब क्या है कि वो मैंने पॉल्यूटेंट लेस, वहां पे पॉल्यूशन नहीं है और इनको हेल्प करेगा कोरल को अल्टीमेटली, ठीक है। तो कोरल के लिए इनिशिएटिव गवर्नमेंट का क्या है, कोरल जोन रेगुलेशन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, जिसमें मैंने कोरल को हेल्प हो रहा है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है ये सर्टिफिकेशन। टोटल इंडिया में 12 है, तो ये भी मेंशन करना जब मेंशन करोगे कोरल रीफ को बचाने में कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, मैंने 12 बीच, मैंने इंडियन गवर्नमेंट नहीं दिया है, ये दिया कोई इंटरनेशनल बॉडी है, ये कुछ NGO वगैरह है, ये लोग दिए हैं, ठीक। 12 है, उसमें 12 है जिसमें से उड़ीसा का गोल्डन बीच भी है, याद रखना गोल्डन बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ग्लोबल इनिशिएटिव, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव है कोई, ICRI।
अबू धाबी मराइन रेस्टोरेशन इनिशिएटिव, कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव, ये सब है जो प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। कोरल को बचाना है दुनिया में, क्योंकि वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन माना जाता है। बहुत सारा डाइवर्सिटी जो है प्रोटेक्ट कर रहा है वो। यही एनवायरमेंट है। खाली फैक्ट, खाली फैक्ट। ठीक है, पॉलिटी थोड़ा बहुत लॉजिकली एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर भी सकते हो। यहाँ पे जो एग्जाम्पल भी है वो करंट अफेयर बेस्ड एग्जाम्पल है, और उतना रिलेटेबल भी नहीं, क्योंकि ओशियन का बात हो रहा है ना, हम लोग तो रहते हैं धरती पे है। तो ओशियन का क्या है, कैसे है, क्या है, नहीं, हमें उतना मजा नहीं आता है पढ़ने में। अब तुम इंडियन एक्सप्रेस वगैरह पढ़ोगे, पॉलिटी लक्ष्मीकांत रिलेट कर लोगे कि अच्छा पार्लियामेंट में ये हो रहा है, डिसरप्शन हो रहा है, तो पार्लियामेंट डिक्लाइन हो रहा है, तो स्पीकर ये बोला, हाउस एडजर्न हो गया, तो रिलेट भी कर पा रहे हो। और एनवायरमेंट में क्या है कि खाली फैक्ट है, कुछ भी जान रहे हो तो खाली याद कर लो और कुछ मत करो, याद कर लो। सी ग्रास, सी ग्रास क्या है? एक्वेटिक का ही एक, मैंने उसमें जो प्लांट होता है, ओनली फ्लावरिंग प्लांट ग्रो इन मराइन वाटर। मैंने केवल मात्र सी ग्रास ही एक ऐसा है जो फ्लावरिंग प्लांट है और जो मराइन वाटर में पाया जाता है। फाउंड इन शैलो वाटर, क्लियर वाटर, सैंडी सबस्ट्रेट, मोस्टली इन तमिलनाडु कोस्ट एंड लक्षद्वीप आइलैंड। सी ग्रास जो है ज्यादातर तमिलनाडु के कोस्ट पे और लक्षद्वीप आइलैंड के कोस्ट पे पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? शैलो वाटर पे, क्लियर वाटर पे और सैंडी सबस्ट्रेट। मतलब थोड़ा सा कुछ हाँ, मैंने देखो सी ग्रास जो है इसको खा कौन रहा है? एक स्पेशल सी काव बोलते हैं, आएगा यहाँ पे, डेगोंग, डुगोंग, ठीक है, डुगोंग, ये इसका फूड है ये, ठीक है। कोस्टल एरिया पे पाया जाता है। एक्ट एज ए न्यूट्रिएंट सिंक, एक्ट एज ए न्यूट्रिएंट सिंक, मैंने अगर आ भी इसको चाहिए तो ऐसे क्लियर ही वाटर चाहिए, साफ पानी में रहता है ये। शैलो वाटर मैंने जहाँ पे वाटर का डेप्थ नहीं हो वहां पे पाया जाता है। और डुगोंग इस पे डिपेंडेंट है, जो मैमल है वाटर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, मैमल है वाटर का डुगोंग। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट कंजर्वेशन एफर्ट भी लगाया है। तमिलनाडु में कहीं पे, तमिलनाडु के कोस्ट पे कहीं पे कंजर्वेशन के लिए भी इसको ये किया है गवर्नमेंट, पिछले 2-3 साल पहले। तो डुगोंग याद रखना, शी काउ बोला जाता है। मतलब काउ क्यों बोला गया? ये कुछ घास है, इसको खा रहा है, समुद्र मराइन में खा रहा है इसको घास। घास कौन खाता है? काउ खाता है, तो इसलिए इसको सी काउ नाम रख दिया गया है, डुगोंग ममाल डिपेंडेंट ऑन सी ग्रास। सीवीड, सीवीड, सीवीड माइक्रोस्कोपिक एल्गे, शैलो कोस्टल, ये भी मैंने, अब देखो दो पढ़े, मैनग्रूव और इसका पढ़े कोरल का जो एनिमल था, और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने हेल्प कर रहा था एक्वाटिक सिस्टम को। वैसे ही सी ग्रास, फिर सीवीड, सीवीड माइक्रोस्कोपिक एल्गे, शैलो कोस्टल, अनलाइक हायर प्लांट दे लैक नो डिफरेंशिएशन। मतलब कि ऐसा बॉडी है कि इनके अंदर ना ब्रांच है, ना ऐसा क्लियर कट को ब्रांच भी नहीं दिखेगा, ना ट्रंक दिखेगा, बस ये पत्ते टाइप रहेंगे और ये रहते हैं पानी में, ठीक। दे हैव लीफ लाइक अपेंडेजेस, मतलब बोला ना पत्ते टाइप रहेंगे, पतला पतला जो पत्ता होता है, लीव्स वैसा रहता है। रोटेन सीवर्ड रिलीजेस हाइड्रोजन सल्फाइड, रोटेन सीवर्ड है वो लोग पॉइजन की तरह ये रहते हैं। यूज ऑफ सीवीड क्या होता है? मैंने दवा वगैरह भी इसको मैंने ये होता है, मेडिसिन वगैरह बनाते हैं सीवीड से। सी में जो वीड है उससे, नॉर्मल जो वीड देखे हो ना अपने गार्डन में, तुम गार्डन में अपना देखोगे वीड्स वगैरह कैसा निकलता है, पत्ता टाइप निकलता है, उसी वही चीज उस सेल में रहेगा, सी में रहेगा, तो सी वीड है। उससे हम लोग फर्टिलाइजर फॉर प्लांट, फूड फॉर ह्यूमन, कोई इसको खाते भी हैं। और जो गोइटर ट्रीटमेंट, जो तुम्हारा अगर आयोडीन का कमी हो जाता है तो उस केस में भी गोइटर वगैरह ट्रीट करता है ये गले में। स्टोमक डिसऑर्डर ड्रग, अगर 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 और एलिमिनेट आयोडीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, क्योंकि देखो ठीक कैसे करेगा, ये चीज इसमें से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और इसके लिए ट्रीट कर रहा है वो, तो वही लिखा हुआ है कि यूज क्या है सीवीड का, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसका, बस इतना ध्यान रखना। और सीवीड भी है, एक्वेटिक भी का बहुत इंपॉर्टेंट। और मराइन प्रोटेक्टेड एरिया बोला था कि इंडिया में टोटल 31 है, पढ़ेंगे मराइन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में। डेजिग्नेटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में आता है, इसके अंदर डेजिग्नेटेड है। कोई पूछा था अभी सुबह ही में थोड़ी देर पहले कि कौन से, मैंने कोई ऐसा वाटर के लिए कोई है क्या, तो वाटर के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में मेंशन है मराइन प्रोटेक्टेड एरिया। ये शायद बाद में कहीं अमेंड करके डाला गया है इसको, मराइन प्रोटेक्टेड एरिया को 85 में अराउंड समथिंग, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है जैसा। टोटल 31 नेशनल पार्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, टोटल 31 नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मराइन प्रोटेक्टेड एरिया जिसको डिनोट किया गया है, जिसमें से भितरकनिका, गहिरमाथा, चिलिका, बालूखंड सब उड़ीसा के हैं एक्सक्लूसिवली, और ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है, मैंने सिर्फ मेराइन वाले ही है, बाकी ये सब लैंड पे भी है नेशनल पार्क, ठीक है, मराइन भी है, लैंड पे भी है, नॉर्मल भी है, लेकिन गहिरमाथा जो है वो एक्सक्लूसिव फॉर मराइन है, मराइन सेंचुरी, ठीक। उड़ीसा के ये 4 हैं, बालूखंड, कोणार्क वाला, चिलिका, नलबन्ना, गहिरमाथा, भितरकनिका, मराइन नेशनल पार्क।
मराइन प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक, याद रखना है ये, उड़ीसा का एटलीस्ट याद रखना, कहीं और भागने का जरूरत नहीं है, इसके लिए स्पेशल एनवायरमेंट का कोई मैंने बुकलेट पढ़ने का जरूरत नहीं है उड़ीसा के लिए, इतना सफिशिएंट जितना बताते जा रहा हूँ, जो भी आ रहा है उड़ीसा को हम लोग स्पेशली कंसिडर कर रहे हैं, ठीक। ये था मराइन प्रोटेक्टेड एरिया 31 जो है इंडिया में टोटल सारे हैं। पूछा था ओपीएससी क्या किया, पूछा, ठीक है, हार्ड पूछा, लेकिन मराइन प्रोटेक्टेड एरिया इज essentially a space in the ocean where human activities are strictly regulated. These places are given, वो definition लिख दिया पूरा, फिर बोला which one of the following is not, ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो शायद पेरियार नहीं था, पेरियार नहीं था इसमें, भितरकनिका तो पता था, कोरिंगा, कोरिंगा है यहाँ पे देखो, और मलबन, मलबन शायद वेस्टर्न कोस्ट पे है, मलबन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन पेरियर को ऐसे मैंने कंसिडर भी करना था, तो पेरियर मैंने रिवर टाइप है, पेरियर रिवर है वहाँ पे केरला में शायद, ठीक है, तो वो केरला में रिवर है, तो रिवर है तो मराइन साइड में तो बहुत कम चांस होगा कि उसको मराइन साइड में ट्रीट किया जाए पेरियर को, ठीक है, तो मराइन नहीं होना चाहिए था, बस कॉमन सेंस भी लगा था कि पेरियर एक रिवर है, तो एक पहुंचा जा सकता था उस आंसर तक, ठीक है, पेरियर एक रिवर है, अगर तुम रिवर ड्रेनेज सिस्टम पढ़े हो तो तुमको आइडिया रहता है कि पेरियर एक रिवर है, वो मराइन के साथ कैसे ट्रीट करेंगे उसको। और चलो, और एक क्लास लगेगा जिसमें आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट हो गया है, और एक क्लास लगेगा जिसमें पॉल्यूशन वगैरह कवर हो जाएगा, पॉल्यूशन, न्यूक्लियर एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह जो है, सस्टेनेबल एनर्जी, बायोफ्यूल्स, ये सब डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास है कल, ठीक है। बाकी जो भी पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो 3 बार, कम से कम 3 बार, नहीं तो एग्जाम हॉल में उसको ये नहीं कर पाओगे, रिकॉल नहीं कर पाओगे, बता दे रहा हूँ अभी से, ज्यादा नहीं, बस एक क्लास बचा है कल, उसमें ये पढ़ेंगे जो इंडिया गवर्नमेंट क्या क्या किया है एनवायरमेंट को लेके, वो पढ़ेंगे, और पॉल्यूशन जो भी हुआ है उसके ऊपर पढ़ेंगे, पॉल्यूशन वाला चैप्टर, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए, इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं फिर सर। हाँ हाँ बोलो। सर इकोनॉमिक का थोड़ा कर देंगे क्या, इम्पोर्टेंट वाला चैप्टर वगैरह? इकोनॉमी का देखो, मैं तुमको ऐसे खुद से भी बोल रहा हूँ कि तुमको मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगेगा, ठीक। इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स एग्जाम हॉल में जो सॉल्व होना चाहिए, देखो करंट अफेयर वाला मत बोलना कि इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर के साथ ट्रीट करो, कि अब कुछ ऐसा हुआ, अब कोई स्कीम आ गया, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लाया, इकोनॉमी वाला कोई स्कीम ले आया, अब स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको मैं इकोनॉमिक उसको करंट अफेयर ट्रीट करना, लेकिन जो इकोनॉमी, जो प्रॉपर इकोनॉमी है, स्टैटिक, बैंकिंग, ठीक, बीओपी क्राइसिस, जो एक्सटर्नल वाला, एक्सटर्नल बीओपी जो भी है वो, फिर होता है तुम्हारा मार्केट कैपिटल मार्केट, और करंट, ये कैपिटल मार्केट, और एक आता है मार्केट, ठीक है, ये एकदम ये सब छोड़ के नहीं जा सकते एग्जाम हॉल में, फिर टैक्स, फिर बजटिंग, ये इतना है, आराम जैसे भी करके जाना, एग्जाम हॉल में बैठना, मुझे अगर टाइम परमिट्स करेगा तो मैं करा दूंगा, ठीक। मैंने बेसिक अल्टीमेट गोल क्या है कि ऐसा समझ लें कि भैया क्वेश्चन जाके एग्जाम हॉल में सॉल्व हो, क्योंकि वो सेंटेंस क्या रहेगा कि वो लिंक आएगा कि यूएसए में ऐसा हुआ तो इंडिया में ऐसा हो रहा है, तो इससे बैंकिंग में, मनी सप्लाई में क्या होगा, ठीक है, ऐसा एक आइडिया होना चाहिए, तो उस हिसाब से अगर मुझे टाइम परमिट किया तो मैं करा दूंगा, लेकिन अभी कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर मुझे टाइम परमिट किया तो करा दूंगा। अभी इसके बाद परसों से होगा पॉलिटी का जो बचा हुआ क्वेश्चन है, 3 तो वीडियो डाल चुका हूँ मैं, ठीक है, तीनों वीडियो अगर ऐसे देख लिए हो तो वहां से क्वेश्चन, और तुमसे नहीं हो रहा तो फिर किसी से नहीं होगा वहां से क्वेश्चन, ठीक है, जो वीडियो डाला हूँ पॉलिटी का, ऑलमोस्ट जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था वहां पे मेंशन, जो भी मैंने तुमसे नहीं हो रहा तो फिर और किसी से, मैंने बाकी लोग से भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो लक्ष्मीकांत का पूरा पूरा डिटेल्ड में और बहुत क्रिस्प टाइप में बनाया हुआ है वो नोट्स है वो, ठीक है। तुम अगर तुम 10 बार पढ़ते तो तुम वहां से उतना नहीं निकाल पाते, कोई इसको ऑलरेडी 15 बार पढ़ के निकाल चुका है वहां से, ठीक है, तो एटलीस्ट उसके बाद देख लेना, तुमको अगर लगेगा कि रिलेवेंट है, एक ही वीडियो देखना, पहला वाला रिलेवेंट लगेगा तो पूरा देख लेना, क्योंकि जो तीन क्लास हो चुका है, 4 और वो 5, पॉलिटी का सर मस्त है, वो वाला आपने जो दिया था, मैंने किया था वो पॉलिटी का, बहुत ही तो अच्छा है। हाँ, तो अभी जो चौथा 5वां है उसमें मैं और 2 क्लास लगेगा, मुझे लगता है कि उसमें भी पूरा खत्म हो जाएगा। एक मेरे पास अभी एक्चुअली मैं नोट्स नहीं बना पाया हूँ इसका, एनवायरमेंट का, सॉरी, इसका इलेक्शन वाले का, ठीक है। क्लास में जो मैं पढ़ाया था वो मेरा बहुत रफ नोट था, तो रफ नोट तो मैं ऐसा यूट्यूब में नहीं अपलोड कर सकता, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन का इस बार हुआ है ना, इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखेंगे पॉलिटी का 2 क्लास में मैं निपटा दूंगा, फिर बचा अगर टाइम परमिट करता है और एनवायरमेंट करंट अफेयर भी डिस्कस करना है, फिर आईआर वगैरह, तो कम चांस लगता है होगा, लेकिन देखेंगे जो इतना हो पाएगा, मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ, कमिटमेंट मैं एनवायरमेंट का दिया था और पॉलिटी खत्म कराने का दिया हूँ, तो मैं खत्म कराऊंगा, मैं टेंशन मत लो, रिवाइज करो, अनलेस की रिवाइज नहीं करोगे तो देखो सोर्स का कमी नहीं है, तुम ना यूट्यूब खोलोगे, सर्च मारो यूपीएससी, तुम
रात दिन तक पूरा स्क्रॉल करते रह जाओगे, खाली यूपीएससी के बारे में ही आते रहेगा। सोर्स पर सर इतने डीप में किसी ने पढ़ाया नहीं है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ तुमको कि सोर्स का कमी नहीं है, तुम्हें पढ़ाने के लिए हर कोई पढ़ा देगा। यूट्यूब में वीडियो, अब जैसे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो जानते हो कि देखो फ्री सोर्स अवेलेबल मिल रहा है किसी को, इसको देख कितने लोग रहे हैं। तुम अगर देखोगे, सर्च करोगे तो सिर्फ हार्डली, माने अगर प्रीलिम्स खत्म भी हो जाएगा ना तो मैक्सिमम 250 लोग देखे रहेंगे। अब ये 250 लोग वो हैं, उसमें से 50 ही सिर्फ कंप्लीट देखे रहेंगे। ठीक है, तो इनको पता है कि भैया कुछ मेरे को काम का मिला है जो मैं खुद से नहीं कर पा रहा था। 50 लोग, अब ये लोग जब सॉल्व करेंगे तो उसको यही 50 लोग में से सिर्फ 20 लोग रिवाइज करेंगे अच्छे से, ताकि वो एग्जाम हॉल में प्रेजेंट कर पाए। तो यही होता है कि सोर्स अवेलेबल है, लेकिन तुम्हारा डिसिप्लिन ही तुमको डिफ्रेंशिएट करेगा बाकी लोग से, नहीं तो तुम भी बाकी लोग की तरह काउंट होते रहोगे एवरेजली। ठीक है, तो मेन है कि सोर्स अवेलेबल तुमको कहीं से भी मिल जाएगा। मैं तुम्हें बता दिया, कोई तुम्हें बुक मेरे से अच्छा कोई बता देगा, बुक भी बता देगा, लेकिन तुम्हारा ही डिसिप्लिन अल्टीमेटली काम आने वाला है, नहीं तो भगवान मदद नहीं करेंगे तुमको। ये देखो, जो 2 क्लास जो बचा है उसमें क्या कराऊंगा, एक क्लास बचा है पॉल्यूशन कराऊंगा, जितना पॉल्यूशन का है, और एक है ये तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब जो न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर इंडिया क्या क्या हो चुका है अभी। ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे। कल का लास्ट क्लास है एनवायरमेंट का, फिर परसों और उसके नेक्स्ट एक दिन पॉलिटी खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, रिवाइज करो, अच्छे से करो, बाकी मिलते हैं कल। चलो बाय। थैंक यू सर।